क्या जीवन क्या मरण कबीरा, खेल तमाशा लकड़ी का, जीते भी लकड़ी मरते भी लकड़ी। चलिए और बताइए कैसे हैं। गाना किनको किनको हमारा ये अच्छा लगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पृथ्वी पे कोई कुछ नहीं है, खाली हाथ आए हैं, खाली हाथ जाएंगे। ठीक है, आप ये थंबनेल देख करके क्लास आए होंगे। अभी यहाँ पे कोई थंबनेल हमारे द्वारा नहीं लगाया गया है। ठीक है, और इस थंबनेल में जो चीजें लिखी गई है वह एकदम सत्य है, क्योंकि आज जो हम ये क्लास लेने वाले हैं इसके बारे में हमें खुद पता नहीं है कि इसमें कितने प्रश्न तक हम जाएंगे। बस ये टारगेट लेकर के हम एंट्री लिए हैं कि 293 प्रश्न को कंप्लीट करना है। पता हमें नहीं है कितने प्रश्न पे हम रुकेंगे, जाकर के कहां पे रुकेंगे, कहां पे टेक्निकल इशू होंगे, ये हमें कुछ पता नहीं है। सिर्फ अखाड़ा में हम उतर गए हैं आपके सामने। बस ये पता है कि ये जो 293 प्रश्न हम प्राचीन भारतीय इतिहास का लेकर के आए हैं, ये सभी प्रश्न बिहार के जितने भी एग्जाम हुए हैं, बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, बीपीएससी, टीआर, जितने भी टीचर के एग्जाम हुए हैं, मध्य निषेध, अर्थात जितने भी बिहार के एग्जाम हुए हैं ना, उन सभी एग्जामों में अभी तक अर्थात 2026 ईस्वी तक जितने भी प्राचीन इतिहास से प्रश्न जो पूछा गया है वह सभी प्रश्न इस 293 प्रश्न में ही है। और ऐसा नहीं कि ये 293 प्रश्न का क्लास हम नहीं लिए हैं, क्लास लिए हैं छोटे छोटे टुकड़ों में, 7 पार्ट में इसका क्लास हम लिए हैं। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी हम दे देंगे सातों का, जो कि बहुत अच्छे तरीके से समझाते हुए सातों क्लास ली है। पर हमारे मन में एक सवाल आया कि आज रविवार है और रविवार को खेला हो जाना चाहिए, इसीलिए हम इन सभी 293 प्रश्न को लेकर के अखाड़ा में आपके सामने आ गए हैं। और इसीलिए हम बोले क्या कि हमें पता नहीं है कि हम कितना समय तक टिकेंगे, क्योंकि अभी मध्य निषेध का एग्जाम होने वाला है। और उन्हीं को देखते हुए हमने सोचा एक मैराथन क्लास लेते हैं सिर्फ प्राचीन भारतीय इतिहास का, जिसमें ज्यादा बकवास नहीं, सीधे प्रश्न और सीधी आंसर। जितना हो सके बोर्ड पे लिख करके समय नहीं बर्बाद करना है, बोल के समय को बर्बाद करना है। बोलने से आपको याद करवाना है, ना कि उसको लिखने में ज्यादा समय लगेगा, ना कि बोलने में ज्यादा समय लगेगा। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं अपने इस क्लास को। और जिस तरीके से आप सभी लोग एक छोटे से परिवार में बने हुए हैं और लोगों का कमेंट का जो बौछार आ रहा है, ये हमें देख करके काफी अच्छा लग रहा, और इसीलिए लगातार हम लगे हुए हैं क्लास लेने में और अपने टारगेट को पूरा करने में। देखिए ये टारगेट कहां तक हम लेकर के चलते हैं इस क्लास को। ठीक है, तो फटाक से ये जो फर्स्ट प्रश्न हमारे द्वारा लगाया गया है इसको बताइए, क्या होगा। जैन परंपरा के अनुसार कौन अंतिम से एक पूर्व तीर्थकर थे। शायद आप सभी को पता होगा कि जैन परंपरा के अनुसार अंतिम से एक पहले जो तीर्थकर थे वो कौन थे, पार्श्वनाथ थे। जैसे कि आप सब लोग सभी जानते हैं कि जैन धर्म, प्रश्न पूछेगा क्या कि जैन धर्म में टोटल कितने तीर्थकर थे, तो जैन धर्म में टोटल 24 तीर्थकर थे। जैन धर्म के संस्थापक कौन थे, तो जैन धर्म के संस्थापक ऋषभ देव थे, अर्थात ये पहले तीर्थकर हो गए। प्रश्न कहां पे आपको कंफ्यूज करेगा, जैन धर्म के संस्थापक कौन थे, ऋषभ देव। जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक कौन थे, 24वां तीर्थकर महावीर स्वामी। जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक कौन थे, तो 24वां तीर्थकर महावीर स्वामी। ठीक है, और अब आ जाइए ये कौन से तीर्थकर हो गए, तो 23वां तीर्थकर हो गए। प्रश्न क्या पूछ रहा, अंतिम से पूर्व तीर्थकर माने जाते हैं। बोलिए, लगा दीजिएगा, लगा दीजिएगा पार्श्वनाथ, क्योंकि अंतिम हो गए हैं कौन, महावीर स्वामी 24वां तीर्थकर हो गए। और उससे जस्ट एक पहले अर्थात 23वां तीर्थकर कौन हो गए, तो पार्श्वनाथ हो गए। 23वां तीर्थकर कौन हो गए, तो पार्श्वनाथ हो गए। क्या किन्हीं को कोई दिक्कत, किन्हीं को कोई दिक्कत इस प्रश्न का उत्तर लगा देने में, तो बोलिएगा नहीं जी कोई परेशानी नहीं है,
ये प्रश्न तो काफी आसान था। हम बोले बहुत अच्छा, आसान होना भी चाहिए, होना भी चाहिए। चलिए बिना बकवास किए हुए चलते हैं दूसरे नंबर क्वेश्चन पे, और ये रहा बीएसएससी अमीन का, वो भी प्रश्न अमीन का ही था। क्या पूछा जा रहा, उत्तर बताइए। निम्न में से किस स्रोतों के अनुसार यह कहा जाता है कि अशोक ने श्रीनगर शहर को बसाया? पहले यहां आप समझ लीजिए, श्रीनगर शहर की स्थापना कौन किया? तो अशोक के द्वारा श्रीनगर शहर के स्थापना किया गया। पर यह बात कहां बताया गया है? तो कल्हन, कल्हन के द्वारा जो राजतरंगिणी पुस्तक लिखी गई है, उस पुस्तक में यह बात बताई गई है कि जो श्रीनगर की स्थापना किसके द्वारा किया गया? अशोक के द्वारा किया गया। यहाँ 4 प्रश्न बन रहे हैं। श्रीनगर शहर की स्थापना कौन किया? अशोक किया। साथ में कल्हन पुस्तक, कल्हन के द्वारा लिखित पुस्तक कौन है? राजतरंगिणी। आपको घुमा के पूछ सकता है, राजतरंगिणी पुस्तक के लेखक कौन है? कल्हन। जो कि राजतरंगिणी पुस्तक के लेखक जो कल्हन है, उसमें किसकी चर्चा की गई है? तो श्रीनगर की चर्चा की गई है। किसकी चर्चा की गई है? श्रीनगर की चर्चा की गई है। तो 2 का 4 हो गया, 2 का 4 हो गया। चलिए 3 नंबर आइए। यहाँ क्या कह रहा, दक्षिण, दक्षिण भारत में जैन धर्म के प्रचार प्रसार हुआ था, किसके द्वारा किए गए थे? गौतम द्वारा, इंद्रभूति द्वारा, सुधर्मन द्वारा, या भद्रबाहु द्वारा? एक बात बताइए, गौतम बुद्ध का संबंध तो बौद्ध धर्म से हो गया, ऐसे ही कट गए। ये बात कौन कौन जानते हैं कि जब जब अकाल पड़ा था तो जैन धर्म 2 भागों में टूट गए थे, और एक के भद्रबाहु थे, दूसरे के स्थूल भद्र थे। जो कि स्थूल भद्र जो थे वो श्वेतांबर थे और वह श्वेत वस्त्र धारण किए, और जो भद्रबाहु थे वह दिगंबर थे और वह नग्न वस्त्र धारण करने वाले जो साधु देखे होंगे वो वही थे दिगंबर। और इस भद्रबाहु के साथ में ही कौन कौन? चंद्रगुप्त मौर्य दक्षिण भारत चले गए, कर्नाटक के सरबन बेलगोला, और संलेखन विधि के द्वारा अपनी आत्मा का त्याग किए थे। ये कहानी हम उसमें लगातार बताए हैं। तो इसमें दक्षिण भारत में कौन गए थे? भद्रबाहु। दक्षिण भारत में कौन गए थे? भद्रबाहु। दक्षिण भारत में कौन गए थे? भद्रबाहु। चौथे प्रश्न, गुप्त काल में सर्वोच्च न्यायिक पदाधिकारी किसके पास होता था? मुख्य पुरोहित के पास, महादंड नायक के पास, मंत्रिमंडल के पास, या राजा खुद रखते थे? और कौन से? गुप्त काल को ही न स्वर्णों का युग कहा जाता है, गुप्त काल को स्वर्णों का युग कहा जाता है, गुप्त काल को। और सर्वोच्च न्यायिक मतलब सर्वोच्च न्यायालय मतलब सबसे ऊंचा न्यायिक पदाधिकारी हमेशा कौन रहेगा? तो ये तो आप कम भी पढ़ के जाते तो राजा ही टिक करते, कम भी पढ़ के जाते तो राजा ही टिक करते। तो कौन थे? राजा थे। कौन थे? राजा थे। चलिए कृषि की शुरुआत, कृषि की शुरुआत का संभावित समय कब है? 4000 ईसा पूर्व के आसपास, या 7000 ईसा पूर्व के आसपास, या 2000 ईसा पूर्व के आसपास, या 1000 ईसा पूर्व के आसपास? देखिए कृषि की शुरुआत तो 7000 ईसा पूर्व ही हो गया था, पर कृषि में लोहा का उपयोग, कृषि में लोहा का उपयोग 1000 ईसा पूर्व के आसपास हुआ। पर कृषि की शुरुआत कब से हो गई? तो 7000 ईसा पूर्व के आसपास से ही कृषि की क्या हो गई थी? शुरुआत हो गई थी। अगले प्रश्न चलिए, निम्न में किस समकालीन ब्राह्मणवादी विश्वास में बुद्ध ने पूर्ण आस्था व्यक्त किया था? मतलब कहने का मतलब यहाँ क्या हो जा रहा है कि ब्राह्मणवादी विश्वास ने बुद्ध का पूर्ण आस्था व्यक्त किस में था? ईश्वर में था। पूर्ण आस्था व्यक्त किस में था? ईश्वर में, या कर्म सिद्धांत में, या आत्मा के रूपांतरण में, या जीवन चक्र में? तो देखिए इनके कहने का मतलब कि जो उनकी पूर्ण आस्था था किस में? तो जीवन चक्र में। किन में था? जीवन चक्र में। अर्थात गौतम बुद्ध को पूर्ण आस्था ब्राह्मणवादी विश्वास के लिए, याद रहा जाए, ब्राह्मणवादी विश्वास में बुद्ध के पूर्ण आस्था थे जीवन चक्र पर। किस में थे? जीवन चक्र पर। चलिए यहां आ जाइए, किस स्थान, किस स्थान, किस स्थान पर भगवान महावीर की मृत्यु हुई? किस स्थान पर भगवान महावीर की मृत्यु हुई? कुशीनगर में। कुशीनगर में मृत्यु हुई। और किस जिला में है? तो वैशाली जिला। अगर कुशीनगर नहीं होता तो वैशाली हम आंसर ले लेते। चलिए महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व में किस स्थान पर हुआ? महावीर का जन्म किस स्थान पर हुआ? महावीर का जन्म, वैसे इस प्रश्न का उत्तर क्या हम लगाएं? 7 नंबर प्रश्नों में चलते हैं। ओहो, मृत्यु, जन्म नहीं पूछ
रहा भाई, मृत्यु पूछ रहा, देखे मिस कर गए ना। पावापुरी में जल मंदिर कौन कौन देखने गए? 468, 468 ईसा पूर्व पावापुरी में जल मंदिर, वही मृत्यु हुआ ना। तो मृत्यु रहे तो पावापुरी, मृत्यु रहे तो पावापुरी, पर अगर जन्म रहे, अगर जन्म रहे तो वैशाली जिला, वैशाली जिला। कौन सी जिला? जन्म रहे तो वैशाली जिला। किनका जन्म? किनका जन्म? महावीर का जन्म। सांची के स्तूप का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? फेमस प्रश्न, अशोक के द्वारा। सांची का स्तूप किसके द्वारा करवाए गए? अशोक के द्वारा। सांची का स्तूप अशोक के द्वारा। कबीर, कबीर किनके शिष्य थे? गुरु नानक के, रामानुजा के, शंकराचार्य के, शंकराचार्य के या रामानंद? देखिए कबीर किनके शिष्य थे? रामानंद। कबीर किनके शिष्य थे? रामानंद के। और कोई बात नहीं, इसी तरीके से हम फास्टली लेकर के चलेंगे, क्योंकि अपने टारगेट को पूरा करना है, अपने टारगेट को पूरा करना है। और हम बार बार बोल रहे हैं कि अगर आपको इसमें डीपली क्लास, तो एक क्लास में 30 प्रश्न, 35 प्रश्न का ही हम लिए हैं, जो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए गए हैं, वहां से जा करके अगर आपके पास समय है तो आप एक एक प्रश्नों का एनालिसिस बहुत अच्छे तरीके से आप देख सकते हैं। देखिए पुरी उड़ीसा में है ना, उड़ीसा में पुरी में स्थित विश्व प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर का निर्माण किसके द्वारा किया गया? कृष्ण वर्मन, अनंत वर्मन या देव बर्मन? तो वो जो है वह जगन्नाथ मंदिर का निर्माण अनंत बर्मन के द्वारा किया गया। जगन्नाथ मंदिर अनंत बर्मन, जगन्नाथ मंदिर अनंत बर्मन। या क्या कहा जा रहा है? डायनासोर विलुप्त हुए थे परमीशियन काल में, टर्सियर ट्राइसिक युग में, जुरासिक युग में, क्रीटेशियस, क्रीटेशियस युग में। किस युग में डायनासोर की क्या हुई थी? विलुप्त हुई थी। क्रीटेशियस, क्रीटेशियस युग में डायनासोर का क्या हुआ था? विलुप्त हुआ था, क्रीटेशियस युग में। चलिए, ऋग्वेद में निम्नलिखित में से किस नदी का उल्लेख नहीं है? यमुना नदी, रावी नदी, गंगा नदी, सरस्वती नदी। और फटाक से आप इसका आंसर कमेंट कीजिए। देखिए रावी नदी का उल्लेख नहीं है, बाकी सभी नदी का, यमुना का है, गंगा का है, सरस्वती का। तो सही आंसर, सही आंसर क्या हो जाएंगे? 13 का 2, 13 का 2, रावी नदी का उल्लेख नहीं है। चलिए 14 नंबर प्रश्न आइए। निम्नलिखित में से अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किसने किया था? अजातशत्रु, अशोक, समुद्रगुप्त या चंद्रगुप्त मौर्य? देखिए अश्वमेध यज्ञ समुद्रगुप्त के द्वारा किया गया, जिसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है ना, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता, तो समुद्रगुप्त के द्वारा क्या किए गए थे? अश्वमेध यज्ञ किए गए थे। चलिए हेनसोंग, भारत का भ्रमण किसके समय में किया? हेनसोंग, हेनसोंग चंद्रगुप्त के शासन में, हर्षवर्धन के शासन काल में। तो ह से हेनसोंग, ह से हर्षवर्धन, ह से हेनसोंग, ह से हर्षवर्धन। हर्षवर्धन भारत का भ्रमण हर्ष के काल में, ठीक है, हर्षवर्धन। हेनसोंग हर्षवर्धन के शासन काल में, हेनसोंग हर्षवर्धन के शासनकाल में। राजस्थान में स्थित पर्वतीय माउंट आबू प्रसिद्ध है हिंदू मंदिर के लिए, जैन मंदिर के लिए, गुरुद्वारा के लिए या बौद्ध मंदिर के लिए? तो किसके लिए है ये दोनों? तो छाट ही दीजिए। तो राजस्थान में जो माउंट आबू पर स्थित मंदिर है, वह मंदिर जैन मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। कौन मंदिर के लिए? जैन मंदिर के लिए प्रसिद्ध है, जैन मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। किस पाल शासक ने बौद्ध के लिए प्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किया गया था? तो वह पाल वंश थे। कौन? पाल वंश के कौन थे? धर्मपाल थे। पाल वंश के कौन थे? धर्मपाल थे। पाल वंश के धर्मपाल थे, पाल वंश के धर्मपाल थे, जो कि बौद्ध धर्म, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल। उसी प्रकार तक्षशिला विश्वविद्यालय की स्थापना राजा तक्ष के द्वारा किया गया, और नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त के द्वारा किए गए, कुमारगुप्त प्रथम के द्वारा किए गए। चलिए 18 नंबर प्रश्न आते हैं। खजुराहो में मंदिर का निर्माण किया गया था कन्नौज के राठौर के द्वारा, बादामी के चालुक्य के द्वारा या बुंदेलखंड के चंदेल के द्वारा, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएंगे? बुंदेलखंड के चंदेल के द्वारा। खजुराहो में बौद्ध धर्म का मंदिर है ना, तो खजुराहो में मंदिर का निर्माण बुंदेलखंड के चंदेल के द्वारा किया गया था। खजुराहो के मंदिर बुंदेलखंड के चंदेल के द्वारा किया गया था। चलिए चालुक्य वंश के सबसे पहला शासक कौन था? विक्रमादित्य, मंगलेश, पुलकेशन द्वितीय या पुलकेशन प्रथम? तो चालुक्य का पहला शासक पुलकेशन प्रथम, चालुक्य का पहला शासक पुलकेशन प्रथम। और साथ में ये भी बात हम बोल देते हैं कि हमारे इस फास्ट रिवीजन क्लास में कोई ऐसे नहीं होंगे जो दुगना स्पीड से देख रहे होंगे क्लास को, क्योंकि दुगना स्पीड से हम खुद बोल रहे हैं,
तो आपको दुगना स्पीड में देखने की आवश्यकता नहीं है। पुलकेशन प्रथम थे, पुलकेशन प्रथम चालुक्य वंश के सबसे पहला शासक। चलिए क्या कहा जा रहा, सांची का स्तूप किसके द्वारा बनाया गया? भाई मध्य प्रदेश में अशोक के द्वारा। सांची का स्तूप अशोक, मध्य प्रदेश। सांची का स्तूप अशोक, मध्य प्रदेश। अगले प्रश्न, कुषाण शासक कनिष्क का राज्य अभिषेक कब हुआ? 78 एडी। कब हुआ? 78 एडी में। 78 एडी में किसका? कुषाण के शासक थे कनिष्क, जिसके राज्य अभिषेक 78 एडी। 78 एडी। बुद्ध के, क्या पूछा जा रहा, बुद्ध के उपदेश किससे संबंधित है? आत्मा संबंधित विवाद से, ब्रह्मचर्य से, धार्मिक कर्मकांड से, आचरण की शुद्धता एवं पवित्रता से। तो देखिए जो गौतम बुद्ध के उपदेश थे वह आचरण की शुद्धता व पवित्रता से थे, आचरण की शुद्धता एवं पवित्रता से थे। और ये देख रहे हैं बीएसएससी स्टेनोग्राफर के प्रश्न। तो बुद्ध के उपदेश किससे संबंधित है? आचरण की शुद्धता एवं पवित्रता से संबंधित है। सिंधु सभ्यता के बारे में, सिंधु सभ्यता के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? नगरों में नाली सुदृढ़ व्यवस्था थी, सही बात है। व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में थी, सही बात है। मातृ देवी की उपासना की जाती थी, ये भी सही बात है। उसके बाद ये भी सही बात हो गया, लोग लोहे से परिचित थे, नहीं, लोग लोहे से अपरिचित थे, लोहा नहीं जानते थे, क्योंकि लोहा 1000 ईसा पूर्व में कृषि में प्रयोग होने के लिए आया था लोहा, जबकि ये पहले ही सिमट गए थे। तो लोहा से परिचित लोग हड़प्पा सभ्यता में नहीं थे, इसलिए आंसर इसका 4 हो गया। चलिए नव नालंदा, क्या कहा जा रहा, नव नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है? पाली अनुसंधान। नव नालंदा विहार किसके लिए? तो पाली अनुसंधान संस्थान के लिए। और ये प्रश्न अभी 2-3 बार रिपीट आपके होंगे, इसलिए दिमाग में बैठा लीजिए। नव नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात? तो पाली अनुसंधान संस्थान के लिए विख्यात था। चलिए बोध गया में, बोध गया में बोधि वृक्ष अपने वंश की पीढ़ी के कौन से वंश हैं? तृतीय, चतुर्थ, पंचम या षष्ठमी? तो ये अपने पीढ़ी के, अपनी ये पीढ़ी के कौन से वंश है? 25 का सही आंसर क्या हो जाएगा? कौन से पीढ़ी के? चतुर्थ पीढ़ी के हैं, क्योंकि बौद्ध वृक्ष को काटा गया है, आंधी तूफान और एक बार उजड़े भी थे और एक बार कटाया भी है, ठीक है। तो ये चौथे पीढ़ी के वृक्ष हैं। चलिए ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी, ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में विश्व की प्रथम गणतांत्रिक व्यवस्था कहाँ थी? तो वैशाली में। कहाँ थी? तो वैशाली में। कहाँ थी? तो वैशाली में। उड़ीसा का पुराना नाम क्या है? उत्कल है, उदयगिरी है, कटक है या भुवनेश्वर है? तो देखिए उड़ीसा का पुराना नाम क्या है? तो उड़ीसा का पुराना नाम उत्कल है, उड़ीसा का पुराना नाम उत्कल है, उड़ीसा का पुराना नाम उत्कल है। चलिए आ जाइए, बौद्ध मत का सबसे प्राचीन स्तूप कौन सा है? बौद्ध मत का मतलब बौद्ध, गौतम बुद्ध या बौद्ध के द्वारा यह कौन से स्तूप को माने जाते हैं जो कि सबसे प्राचीन स्तूप थे? तो वह सारनाथ को माने जाते हैं। और वैसे भी गौतम बुद्ध की कहानी में हम बार बार बोलते हैं कि जब गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुआ तो वह सारनाथ में जाकर के धर्म चक्र परिवर्तन से संबंधित अपना पहला उपदेश दिए थे। और अगर उपदेश की बात आती है तो पूछा जाए कि सबसे ज्यादा उपदेश कहाँ दिए थे? तो श्रावस्ती में दिए थे। और सबसे पहला उपदेश कहाँ दिए थे? तो सारनाथ में दिए थे। और यही सारनाथ को प्राचीन स्तूप माना जाता है। सारनाथ में जो स्तूप है उसी को प्राचीन स्तूप माना जाता है। चलिए अगले प्रश्न पे, भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग कहा जाता है? राजपूत का युग, गुप्त काल, अभी हम बोले थे स्वर्ण का युग कौन युग? गुप्त काल। स्वर्ण का युग, गुप्त काल का युग, स्वर्ण युग कौन सा? गुप्त काल का युग, स्वर्ण युग, गुप्त काल का युग। चलिए अगले प्रश्न पे, कोणार्क मंदिर में कौन से देवता हैं? किनको पता नहीं है? सूर्य देवता। कोणार्क मंदिर में कौन सी देवता? सूर्य देवता। कोणार्क मंदिर में सूर्य देवता। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं, भारत सरकार द्वारा प्रयोग में आने वाला शक संवत किसने प्रारंभ किया था? कनिष्क के द्वारा, विक्रमादित्य के द्वारा, अशोक के द्वारा? तो सबको पता है शक संवत की शुरुआत कनिष्क के द्वारा किए गए थे। शक संवत की शुरुआत कनिष्क के द्वारा किए गए थे। चलिए हर्षवर्धन, क्या पूछा जा रहा है? हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत कौन आया? हेनसोंग। हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत हेनसोंग, हर्षवर्धन के शासनकाल में हेनसोंग।
क्या पूछा जा रहा, सारनाथ में किस सम्राट का स्तंभ है, किसका है, अशोक का। सारनाथ में किसका स्तंभ है, सारनाथ में किसका स्तंभ है, अशोक का। सारनाथ में किसका स्तंभ है, अशोक का। चलिए, प्रसिद्ध खजुराहों की गुफा, प्रसिद्ध खजुराहों की गुफा स्थित है कहाँ पे, ये तो अभी आया था ना, खजुराहों की गुफा वाला अभी प्रश्न आया था, बुंदेलखंड के चंदेल शासक के द्वारा बनाया गया था ना। तो ये जो है वो मध्य प्रदेश, खजुराहों का मंदिर मध्य प्रदेश, खजुराहों का मंदिर मध्य प्रदेश। चलिए, निम्नलिखित क्या पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में कौन सा एक अन्य अन्य तीनों के समायिक नहीं है, बिंबिसार, गौतम बुद्ध, मिलिंद या प्रसेनजीत। मतलब कौन है, जैसे बिंबिसार, बिंबिसार गौतम बुद्ध, मिलिंद या प्रसेनजीत, इनमें कौन है जो एक जैसे नहीं है। तो देखिए, मिलिंद नहीं है एक जैसे, मिलिंद एक जैसे नहीं, जबकि बिंबिसार, गौतम बुद्ध, प्रसेनजीत ये सब सभी मगध से ही संबंधित थे, लेकिन ये मिलिंद नहीं है। तो आंसर 3 हो जाएगा। 35 के बाद 36 चलते। निम्नलिखित में चार वेदों में से किस एक जादुई माया या वशीकरण के लिए जाना जाता है, अथर्ववेद, अथर्ववेद। संगीत के लिए पूछता, सामवेद, सबसे पुराना वेद, ऋग्वेद। जादू टोना, अथर्ववेद, जादू टोना, अथर्ववेद, जादू टोना, अथर्ववेद, जादू टोना, अथर्ववेद। चलिए चलिए, सारनाथ स्थित स्तंभ का निर्माण किसके द्वारा कराया गया। प्रश्न देखिए, जबकि सब अलग अलग पूछे गए हैं, ऐसा नहीं कि एक ही प्रश्न को हम बार बार रिपीट कर रहे हैं, नहीं, प्रश्न अलग अलग एग्जामों में पूछा गया है। सारनाथ मंदिर का निर्माण अशोक के द्वारा किया गया है। यहाँ क्या पूछा जा रहा, सर्व, क्या पूछा जा रहा, सर्व प्राचीन विधि कौन से हैं। मनु ने दिया है, मनु स्मृति सबसे, ये स्पीडी के वन लाइनर प्रश्न, मनु स्मृति सबसे प्राचीन विधि। चलिए, गुप्त 78 में क्या हुआ, 78 में शक संवत, 78 ईसा पूर्व में। गुप्त संवत कब, 78 ईस्वी में गुप्त संवत कब हुआ था, गुप्त संवत कब हुआ था, 39 का। शायद इसका आंसर क्या हो जाएंगे, 319। गुप्त संवत की शुरुआत 319 में, जबकि शक संवत तो 78 ईस्वी। 319 में कौन से संवत की शुरुआत हुई थी, तो गुप्त संवत 319, गुप्त संवत। चलिए, गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे, श्री गुप्त। गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे, श्री गुप्त। गुप्त वंश के संस्थापक श्री गुप्त, गुप्त वंश के संस्थापक श्री गुप्त। क्या कहा जा रहा, तोलक, तोलक, तोलक कपियम ग्रंथ किससे संबंधित है, तोलक कपियम ग्रंथ का संबंध किससे, तोलक ये एक व्याकरण है, तोलक कपियम ग्रंथ का संबंध किससे, व्याकरण से। तोलक कपियम का संबंध व्याकरण से, तोलक कपियम का संबंध व्याकरण से। चलिए, निम्न में से किसकी पांडुलिपि को यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया, ऋग्वेद के, महाभारत कथा के, रामायण के, या इनमें से कोई नहीं। मतलब किसकी पांडुलिपि, तो ऋग्वेद के पांडुलिपि को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया, तो ऋग्वेद हो जाएंगे। चलिए, पुरातन, क्या पूछा जा रहा, पुरातन अवशेषों के कालक्रम का निर्धारण किस प्रसिद्ध पर, तो कार्बन डेटिंग पर किया जाता है। कोई भी चीजों का निर्धारण किसके द्वारा, कार्बन डेटिंग पर किया जाता है, कार्बन डेटिंग पर किया जाता है। चलिए, सम्राट अशोक महान जिसने 40 वर्ष तक भारत में राज्य किया की राजधानी उस समय कहाँ थी। मतलब अशोक के समय में राजधानी कहाँ थी, अशोक के समय में राजधानी कहाँ थी। तो किनको नहीं पता कि मौर्य वंश में पाटलिपुत्रा राजधानी आई थी, तो पाटलिपुत्रा ही है, और तो कुछ ये कोई राजधानी दिया ही नहीं है। तक्षशिला, बोधगया, सारनाथ ये कभी राजधानी बना ही नहीं है, सिर्फ पाटलिपुत्रा, तो सी हो गए। प्राचीन नगर तक्षशिला निम्नलिखित में से किसके बीच में, कौन कौन से नदी के बीच में है तक्षशिला। जैसे तक्षशिला विश्वविद्यालय की स्थापना राजा तक्ष के द्वारा किया गया, तो यह सिंधु और झेलम नदी के तट पे है, सिंधु और झेलम नदी। और तक्षशिला विश्वविद्यालय राजा तक्ष के द्वारा किया गया। चलिए, हड़प्पा सभ्यता संबंधित है, हड़प्पा सभ्यता को कांस्य युग की सभ्यता, नवपाषाण युग की सभ्यता, पाषाण युग की सभ्यता, या लौह युग की सभ्यता। देखिए, लोहा तो आग तो खोजे नहीं हुआ था, इसे हम सब कांस्य युग की सभ्यता कहते हैं, हड़प्पा सभ्यता को कांस्य युग की सभ्यता कहते हैं। चलिए, चीनी यात्री हेनसोंग भारत आए थे हर्षवर्धन के शासनकाल में। सोच लीजिए, तीसरी बार प्रश्न रिपीट है, हेनसोंग हर्षवर्धन। कलहन पुस्तक जो फर्स्ट प्रश्न था, यही ना कश्मीर के इतिहास, जो कि अशोक के द्वारा श्रीनगर शहर की स्थापना किया गया। तो कलहन के द्वारा राज तरंगिणी पुस्तक, जिसमें कश्मीर के इतिहास का वर्णन है, कश्मीर के इतिहास का वर्णन है। चलिए, ये भी दूसरा रिपीट प्रश्न है, सांची के स्तूप कहाँ है, तो मध्य प्रदेश में। और मध्य प्रदेश में कहाँ होंगे, तो राजस्थान, वाराणसी यूपी में हो गया, महाराष्ट्र मुंबई में हो गया, उज्जैन में है। कहाँ स्थित है, उज्जैन में। तो 49 का 4। चलिए, प्राचीन भारत के सुप्रसिद्ध
पाणिनि, पाणिनि ये क्या थे? व्याकरण थे, व्याकरण शास्त्री थे। पाणिनि क्या है? पाणिनि व्याकरण शास्त्री, पाणिनि व्याकरण शास्त्री। एक विशाल सार्वजनिक स्नानागार, ग्रेट बाथ, सिंधु घाटी सभ्यता में कहाँ मिला? तो ग्रेट बाथ जो नहाने के लिए, स्विमिंग पूल मोहनजोदड़ो, ग्रेट बाथ मोहनजोदड़ो, जुती हुई खेत कालीबंगा, जुती हुई खेत कालीबंगा, पर ग्रेट बाथ जो मोहनजोदड़ो, ग्रेट बाथ मोहनजोदड़ो। सम्राट अशोक के पिता कौन थे? अब ये भी प्रश्न पूछने वाली है क्या? सम्राट अशोक के पिता कौन थे? बिंदुसार। और बिंदुसार के पिता कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य। अर्थात अशोक के दादाजी कौन हुए? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र बिंदुसार, बिंदुसार का बेटा अशोक, बिंदुसार का बेटा अशोक। बिंबिसार हर्यक वंश में थे, बिंबिसार हर्यक वंश में थे। चलिए, हड़प्पा सभ्यता के औजार व हथियार अधिकतम बने होते थे किसका? पाषाण पत्र का, पाषाण व ताम्र का, ताम्र कांस्य व लोहा का। देखिए लोहा का तो खोज ही नहीं था, ऑप्शन सी तो ऐसे ही गलत हो गया, ऑप्शन सी क्या हो गया? ऐसे ही गलत हो गया। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? ताम्र का था, ताम्र का था, टीन था, कासा था, इन सभी चीज के बने होते थे औजार व हथियार। ताम्र टीन कासा, ताम्र टीन कासा, ताम्र टीन कासा। चलिए, निम्न वेदों का सही कल्पना कीजिए। भाई ऋग्वेद सबसे लास्ट में वेद कौन से बने? अथर्ववेद। अब देख लो कि कौन सा 54 में सबसे लास्ट में कौन से हो गए? अथर्ववेद किस में? मात्र एक ही में है, और ऋग्वेद है, ये है प्रथम। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। आ जाइए, उपनिषद को वेदांत के रूप में भी जाना जाता है। अर्थात उपनिषद की संख्या कितनी? उपनिषद की संख्या कितनी है? 108। कितने उपनिषद? 108 उपनिषद। कितनी उपनिषद? 108 उपनिषद। चलिए, मिलान करना, मिलान करना, किसको कौन से नदी के नाम से हम सब जानते हैं, जो कि शायद ये प्राचीन है, ये प्राचीन है, ये क्या है? प्राचीन है, प्राचीन है। तो चलिए आइए मिलान कर देते हैं, मिलान कर देते हैं। जैसे किसको हम कौन से नदी को जानते हैं? जैसे वीतस्ता, वीतस्ता झेलम नदी को जाना जाता है। तो ए का 3, ए का 3, ई नए हैं, ई नए हैं, ठीक है, वीतस्ता। उसके बाद क्या आता है? अस्कनी, अश्कनी, अस्कनी चिनाब को जाना जाता है। तो बी का 1, बी का 1, इसमें भी नहीं, ये भी गलत हो गया, अर्थात 3 नंबर हमारा क्या हो गया? सही हो गया। तो वीतस्ता चिनाब, वीतस्ता चिनाब, अस्कनी, सॉरी, वीतस्ता झेलम, वीतस्ता झेलम, अस्कनी चिनाब, अस्कनी चिनाब, अस्कनी चिनाब, परूपनी, परूपनी रावी, परूपनी रावी, परूपनी रावी, विपाशा व्यास, विपाशा व्यास, विपाशा व्यास। तो सही आंसर क्या हो गया? 3 हो गए। सही आंसर क्या हो गए? 3 हो गए। चलिए आ जाइए, अगले प्रश्न पे आ जाइए। क्या पूछा जा रहा? जैनियों के अनुसार जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? हम शुरू प्रश्न में ही बोले, हम शुरू प्रश्न में कि अगर प्रश्न ऐसा पूछता है कि जैन धर्म के संस्थापक कौन थे, तो ऋषभ देव थे। जैन धर्म के संस्थापक ऋषभ थे, जो पहला हो गए। लेकिन जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक कौन थे? तो महावीर स्वामी थे। महावीर स्वामी। पार्श्वनाथ कैमा 23वां, पार्श्वनाथ कैमा 23वां, अष्टनेमी कैमा 8वां, अष्टनेमी कैमा 8वां। पर जैनियों के अनुसार जैन धर्म के संस्थापक ऋषभ देव। कौन थे? ऋषभ देव थे, ऋषभ देव थे। चलिए अगले प्रश्न आ जाइए। प्राचीन भारत के प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंत में जैन धर्म ग्रहण किया, यही ना? चंद्रगुप्त मौर्य। दक्षिण भारत में जाकर के कर्नाटक के सरवन बेलगोला पर संलेखन विधि के द्वारा अपनी आत्मा का क्या किए थे? त्याग किए थे। अपनी आत्मा का क्या किए थे? त्याग किए थे। चलिए, अशोक के शिलालेख लिखे गए हैं, किस में लिखे गए हैं? भाई अशोक के शिलालेख जो हैं वह किन किन भाषा में लिखा गया, जो पूछा जा रहा। तो देखिए, अशोक के जो शिलालेख हैं वह ग्रीक भाषा में भी लिखे गए, खरोष्टी भाषा में भी लिखे गए, अरमाइका में भी लिखे गए, पर संस्कृत भाषा में नहीं लिखा गया। इसलिए ग्रीक भाषा, खरोष्टी भाषा, अरमाइक भाषा, ये सभी हो जाएंगे, और ये ऑप्शन 2 में है। ठीक है, तो अशोक के द्वारा जो भी शिलालेख लिखी गई है वह ग्रीक भाषा, खरोष्ट भाषा और अरमाइक की भाषा में लिखा गया। चलिए 59 के बाद शास्त्र आते। पंचतंत्र के लेखक विष्णु शर्मा, पंचतंत्र पुस्तक के लेखक विष्णु शर्मा, पंचतंत्र के पुस्तक के लेखक विष्णु शर्मा। निम्न में कौन से प्राचीन गुरुकुल है? तो तक्षशिला से कोई बड़ा थोड़ू है, तक्षशिला से कोई बड़ा नहीं, तक्षशिला राजा तक्ष के द्वारा स्थापना किया गया है। चलिए, बंगाल का प्राचीन नाम क्या था? बंगाल का मत्स्य, गौड़, कामरूप, वत्स्य। तो बंगाल का प्राचीन नाम कौन हो जाएंगे? बंगाल का प्राचीन नाम गौड़, बंगाल का प्राचीन नाम क्या हो गए? गौड़ हो गए। बंगाल का
प्राचीन नाम गौड़ हो गए। चलिए अगले प्रश्न पे आइए, क्या पूछा जा रहा। नागर, द्रविड़ और वेसर तीनों प्रमुख हैं, क्या है। नागर, द्रविड़ और वेसर उपमहाद्वीप के जातीय समूह, भारत के प्रमुख संगीत घराने, भारत के मंदिर की वास्तुकला, भारत के मंदिर की वास्तुकला, भारत की भाषाओं। तो देखिए ये नागर, द्रविड़ और बेसर शैली पर भारत में मंदिरों का निर्माण किया गया। नागर, द्रविड़ और बेसर शैली पर भारत में मंदिरों का निर्माण किया गया। चलिए, शक संवत का प्रथम मास कौन सा होता है। तो सब लोग को पता है कि चैत्र महीने से क्या हो जाते हैं, शुरू हो जाते हैं। चैत्र महीने से क्या हो जाते हैं, शुरू हो जाते हैं और फागुन पर लास्ट हो जाता है। तो शक संवत का प्रथम मास चैत्र महीना। चलिए, नगर कोझिकोड, नगर कोझिकोड कहाँ स्थित है। तंजौर, त्रिचूर, त्रिशूर या कालीकट, या कालीकट। तो सबको पता है कि कोझिकोड कालीकट पर भी वास्को डी गामा 1498 ईस्वी में आए थे और भारत के खोज किए थे। तो आंसर क्या हो जाएगा, कालीकट हो जाएंगे। चलिए, चोल प्रशासक की मुख्य विशेषता क्या थी। चोल प्रशासक में क्या था, सैनिक संगठन, ग्रामीण स्वायत्ता या शहरी प्रशासन या केंद्रीय प्रशासन। तो चोल के सबसे बड़ी विशेषता क्या थी, ग्रामीण स्वायत्ता थी। क्या थी, ग्रामीण स्वायत्ता, ग्रामीण स्वायत्ता। चलिए अगले प्रश्न, निम्न में से किस स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह नगर स्थित है। फटाक से इसका आंसर बताओ। बंदरगाह नगर स्थित है, सोच लीजिए। आधे घंटे में 67 60 प्लस प्रश्न हम लेकर के चले गए। अभी सोच लीजिए दुगना, 30 दूना 60, 30 दूना 60, तो 293 प्रश्न। तो मतलब मिला जुला के 100 मिनट इधर हो गए। वही 2 घंटे के आसपास अगर लगातार टिके रहें तो 293 प्रश्न का सुफड़ा साफ हो जाएगा, सुफड़ा साफ हो जाएंगे। तो इसमें बंदरगाह कहाँ थे, लोथल, कालीबंगा, मोहनजोदड़ो, चनहुदड़ो। तो बंदरगाह कहाँ थे, लोथल में। बंदरगाह लोथल किस नदी के किनारे, भोगवा नदी के किनारे। लोथल किस नदी के किनारे, भोगवा नदी के किनारे। प्राचीन हिंदू विधि कौन थे, मनु। प्राचीन हिंदी विधि मनु, प्राचीन हिंदी विधि मनु। फाहियान, चंद्रगुप्त द्वितीय। फाहियान, फाहियान किसके दरबार में आया था, फाहियान किसके दरबार, चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसको चंद्रगुप्त विक्रमादित्य कहा जाता है। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य कहा जाता है। भगवान महावीर का जन्म कहाँ हुआ, कहाँ हुआ, वैशाली, वैशाली। मृत्यु पावापुरी, मृत्यु पावापुरी, जन्म वैशाली, वैशाली। चलिए, चाणक्य किस राजा के मुख्य सलाहकार थे। किनको पता नहीं है, किनको पता नहीं, किनके गुरु थे, चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु चाणक्य, कौटिल्य या विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है। चलिए अगले प्रश्न पे आ जाइए। सम्राट अशोक, क्या पूछा जा रहा है, सम्राट अशोक के अधिकतर शिलालेख किस लिपि में लिखी गई। जैसे हम सब अभी बोले कि खरोष्टी, अरमाइका और भी लिपि में जो लिखा गया, तो सबसे ज्यादा शिलालेख किस लिपि में लिखा गया, तो ब्राह्मणी लिपि। जैसे ब्राह्मणी, खरोष्टी और अरमाइका लिपि में जो लिखा गया, उसमें अशोक का सबसे ज्यादा शिलालेख किस में लिखा गया, ब्राह्मणी लिपि में। किस लिपि में, ब्राह्मणी लिपि में। चलिए, नालंदा का प्राचीन विश्वविद्यालय किस वंश, तो गुप्त वंश के कुमार गुप्त प्रथम, गुप्त वंश के कुमार गुप्त प्रथम। जबकि पाल वंश के द्वारा, गोपाल के द्वारा, पाल वंश के द्वारा जो कि गोपाल नहीं, पाल वंश के धर्मपाल के द्वारा कौन से विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किए गए थे। और यहाँ नालंदा विश्वविद्यालय गुप्त वंश, नालंदा विश्वविद्यालय गुप्त वंश। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था, लुम्बिनी में, नेपाल के लुम्बिनी में गौतम बुद्ध के जन्म हुए थे। ऑप्शन 4, 74 का 4। चलिए, इनमें से कौन से मगध का शासक नहीं था, शिशुनाग, धनानंद, बिंदुसार, कनिष्क। कौन नहीं थे, कनिष्क नहीं थे, कौन नहीं थे, कनिष्क नहीं थे। इसमें हम हसीन मशूकशा, किसको किसको याद है, हसीन मशूकशा। 7 राजवंश थे जो मगध पर राज्य किए थे। हसीन मशूकशा लिख लीजिए और उसका ट्रिक है हसीन मशूकशा, ठीक है। 75 का 4 हो गया। चलिए, दीदारगंज, क्या पूछा जा रहा, दीदारगंज यक्षिनी किस काल की है, दीदारगंज यक्षसिनी किस काल की है, दीदारगंज यक्षसिनी। देखिए, अगर पटना की बात कही जा रही है तो वो मौर्य काल में ही सबसे ज्यादा डेवलप था, इसलिए दीदारगंज यक्षसिनी मौर्य काल, दीदारगंज यक्षसिनी मौर्य काल। हड़प्पा किस देश में, चले जाओ पाकिस्तान में। हड़प्पा कहाँ स्थित है, पाकिस्तान में। हड़प्पा कहाँ स्थित है,
पाकिस्तान में। चलिए सारनाथ में स्थित, सारनाथ में स्थित वही तो सबसे ज्यादा प्राचीन है। सारनाथ में स्थित सिंह शीर्ष किस राजा से संबंधित है? भाई अशोक से संबंधित रहेगा, और किससे? अशोक से संबंधित रहेंगे। किससे संबंधित है? अशोक से संबंधित रहेगा। किसने किसने सांची के स्तूप का निर्माण किसके द्वारा किया गया? इनको छोड़ करके और कौन करेगा? अशोक के द्वारा। सांची के स्तूप अशोक के द्वारा। मनु स्मृति, मनु स्मृति, मनु स्मृति के विषय के साथ जुड़े हुए हैं अर्थशास्त्र राजनीतिक से, तो ये सबको पता, नाम से ही बुझा रहा है, नाम से ही बुझा रहा। विधि, विधि नियम कानून से स्थित है, तो मनु स्मृति का संबंध विधि से है। निम्न में से कौन सा एक बौद्ध संप्रदाय नहीं है? कौन नहीं थे? जैसे श्वेतांबर दिगंबर, आप सबको पता, श्वेतांबर और दिगंबर का संबंध किससे था? श्वेतांबर और दिगंबर का संबंध जैन धर्म से था, ना कि बौद्ध धर्म से। इसलिए दिगंबर नग्न वस्त्र धारण करने वाला, श्वेतांबर श्वेत वस्त्र धारण करने वाला, इसलिए दिगंबर जैन धर्म से, दिगंबर जैन धर्म से संबंधित है। चलिए आयुर्वेद का जनक चरक को कहा जाता है, आयुर्वेद का जनक चरक को कहा जाता है, आयुर्वेद का जनक चरक को कहा जाता। कर्नाटक में स्थित श्रवणबेलगोला में अवस्थित गोमतेश्वर की मूर्ति एक प्रसिद्ध जैन स्थल है। यह मूर्ति की ऊंचाई कितनी फीट है? और यहीं पे किनकी मृत्यु हुई थी? यहीं पे किनकी मृत्यु हुई थी? किनकी मृत्यु हुई थी? तो वही चंद्रगुप्त मौर्य को संलेखन विधि के द्वारा। तो वह जो मूर्ति है वह 57 फीट है। कितनी फीट है? 57 फीट है। कितनी फीट मूर्ति है? 57 फीट मूर्ति है। बुद्ध से संबंधित अवसरों से जुड़े प्रतीक में स्तूप किसका प्रतीक है? भाई मृत्यु का प्रतीक है। स्तूप किसका प्रतीक है? मृत्यु का प्रतीक है। ये प्रश्न पूछने वाली है क्या? देखिए गौतम बुद्ध के जब घर त्यागे थे तो उसे महाभिनिष्क्रमण कहा था, और गौतम बुद्ध ने जो सबसे पहला उपदेश दिया उसे धर्मचक्र परिवर्तन कहे थे, धर्मचक्र परिवर्तन कहे थे, और मृत्यु को महापरिनिर्वाण कहे थे। तो स्तूप जो है वो मृत्यु से संबंधित है। गुप्त वंश के अंतिम शासक कौन थे? देखिए गुप्त वंश के संस्थापक श्रीगुप्त, गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे? श्रीगुप्त थे। पर यहाँ अंतिम शासक पूछ दिया तो विष्णुगुप्त, अंतिम शासक विष्णुगुप्त। गुप्त वंश के संस्थापक श्रीगुप्त, अंतिम शासक विष्णुगुप्त। चलिए मेगास्थनी चंद्रगुप्त मौर्य के काल में कौन था? तो एक राजदूत थे। किसका? सेलुकस निकेटस का राजदूत था, सेलुकस निकेटस का राजदूत मेगास्थनीज। और मेगास्थनीज के द्वारा ही कौन सी पुस्तक? तो इंडिका पुस्तक लिखी गई, इंडिका पुस्तक लिखी गई। सत्यमेव जयति कहाँ से लिया गया? मुंडको उपनिषद से। सत्यमेव जयति का संबंध मुंडको उपनिषद, सत्यमेव जयति का संबंध मुंडको उपनिषद से, सत्यमेव जयति का संबंध मुंडको उपनिषद से है। चलिए क्या पूछा जा रहा? कौन अपने आयुर्वेद के ज्ञान के लिए प्रसिद्ध थे? आर्यभट्ट, ब्रह्मगुप्त, या धनवंती, या भास्कर? तो कौन हो जाएंगे? धनवंतरी, धनवंतरी आयुर्वेद के ज्ञान के लिए, धनवंतरी आयुर्वेद के ज्ञान के लिए धनवंतरी। चलिए भारत से बौद्ध धर्म की शुरुआत कश्यप मंतगा ने किस वर्तमान क्षेत्र से किया था? मतलब बौद्ध धर्म की शुरुआत जो कश्यप मंतगा ने किस वर्तमान क्षेत्र से किया था? तो कौन से क्षेत्र से? तो सबको पता है कि ये चीन से हुआ था, क्योंकि बुद्ध धर्म की जो शुरुआत हुई थी कश्यप मंतगा के द्वारा, वह चीन से किया गया था। कहाँ से? चीन से किए गए थे। चलिए क्या पूछा जा रहा? आद्य ऐतिहासिक डॉट 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 और इतिहास के बीच की अवधि जिसके लिए हमारे पास बहुत कम लिखित रिकॉर्ड है, मतलब ये ऐसी कौन से हैं जिनके लिखित रिकॉर्ड कम है? तो प्राग ऐतिहासिक काल की जितनी भी घटनाएं घटित हुई है, प्राग ऐतिहासिक काल की जितनी भी घटनाएं घटित हुई है उसका लिखित साक्ष्य हमारे पास बहुत कम है। तो आंसर क्या हो गया? ऑप्शन 2 प्राग ऐतिहासिक काल। और बीएसएससी इंटर लेवल में ये ऐसे ही प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो आप उसी का तैयारी भी कर रहे होंगे। चलिए जैन धर्म के अंतिम तीर्थकर महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? रिपीट प्रश्न, पावापुरी में महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? पावापुरी में महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? पावापुरी में महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? पावापुरी में। भगवान बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। लुम्बिनी कहाँ स्थित है? नेपाल में। लुम्बिनी कहाँ स्थित है? नेपाल में। लुम्बिनी कहाँ स्थित है? नेपाल में। चलिए
अगले प्रश्न, बिंबिसार किस वंश के थे? देखिए बिंबी, अगर बिंदुसार पूछता तो मौर्य वंश में देते, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था बिंदुसार, पर यहाँ पूछ रहा बिंबिसार, तो बिंबिसार का संबंध हर्यक वंश से, बिंबिसार का संबंध हर्यक वंश थे। चलिए, राजा भोज, राजा भोज निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित थे? गुर्जर, परमार, करकोटी या उत्तल? राजा भोज के बारे में पूछा जा रहा है ना, तो राजा भोज परमार वंश से थे। राजा भोज परमार, राजा भोज परमार, राजा भोज परमार। जातक, जातक किसके हैं? जातक कौन से धर्म से? बौद्ध धर्म या जैन धर्म? बाकी छोड़ो, डिसाइड दो ही करो, बौद्ध धर्म या जैन धर्म। तो जातक का संबंध बौद्ध धर्म, जातक का संबंध बौद्ध धर्म, जातक का संबंध बौद्ध धर्म से था। भगवान बुद्ध ने अपने पहले धर्म उपदेश दिए थे, ये हम रिपीट कर चुके हैं आज के ही क्लास में, कि सारनाथ में गौतम बुद्ध के द्वारा सबसे पहली बार उपदेश दिया गया। कहाँ पे? सारनाथ में दिया गया। चलिए, सिद्धार्थ ने किस धर्म, सिद्धार्थ ने किस धर्म की स्थापना किया? और सोचो कि सिद्धार्थ किसके बचपन का नाम था, किसके नाम थे? तो बौद्ध धर्म के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। बौद्ध धर्म के अर्थात गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था, इसलिए सिद्धार्थ बौद्ध धर्म से संबंधित है। निम्नलिखित विदेशी यात्री भारत में यात्रा का क्रम तय कीजिए। मतलब सबसे पहले कौन आया? सबसे पहले कौन आया? थॉमस रो, फाहियान या हेनसोंग? कौन आया था? तो सबसे पहले भारत आने वाले कौन थे? तो सबसे पहले फाहियान आया, सबसे पहले फाहियान आए, फिर उसके बाद हेनसोंग हर्षवर्धन के दरबार में, उसके बाद थॉमस रो। तो तीन सबसे पहले कौन आए हैं? तो ये 1 नंबर में, अर्थात सबसे पहले 2 नंबर, तो 2 नंबर फिर 1 नहीं 3, 2 3 1, तो सबसे पहले फाहियान, फिर हेनसोंग, फिर थॉमस रो। फाहियान, हेनसोंग, थॉमस रो। चलिए, निम्नलिखित विशेषज्ञों में से कौन से महान गणितज्ञ तथा खगोल ज्ञानी थे? तो आर्यभट्ट का संबंध तो गणित से है, आर्यभट्ट का संबंध तो गणित से भी है और प्लस खगोल से भी है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएंगे? आर्यभट्ट। और ये रहे सेंचुरी, ये रहे सेंचुरी। और समझ लीजिए कि जो 2 सेंचुरी लगा दिया उसके बाद तो 93 प्रश्न है, क्योंकि टोटल 3 सेंचुरी यहाँ लगाना है। और हमें पता है कि जिनको तैयारी करना होगा वो, अर्थात जो 6 क्लास के डीपली अगर देखे होंगे उनको फास्ट रिवीजन की भी आवश्यकता होंगे, इसीलिए यह वीडियो लेकर के हम आए हैं। और यहाँ तक भी जो पहुँचे हैं तो मंजिल तक भी पहुँचेंगे, इस बात का हमें विश्वास है कि अगर कोई 100 नंबर प्रश्न तक पहुँच चुके हैं हमारे साथ तो वह 293 तक भी अवश्य ही पहुँचेंगे। ठीक है, चलिए, फास्ट, इससे फास्ट ज़्यादा रिविजन नहीं हो सकता, इससे ज़्यादा फास्ट रिविजन नहीं हो सकता है। चलिए, सिकंदर महान ने किस वर्ष भारत पर आक्रमण किए थे? सबसे आसान प्रश्न 326 स्पीडी के प्रश्न होंगे। भारत पर आक्रमण सिकंदर के द्वारा 326 ईसा पूर्व में किया गया था। तो ये हमारे पहले स्लाइड 3 पेज में बनाया गया है और ये आपको अवश्य मिल जाएंगे कैम्ब्रिज जीएस बाई श्याम सर के टेलीग्राम चैनल पर। ये तीनों के तीनों पेपर आपको अवेलेबल हैं, वहां से जाकर के आप फास्ट रिवीजन कर सकते हैं, वहां से जाके आप फास्ट रिवीजन कर सकते हैं। ठीक है, वहां आपको अवश्य मिल जाएगा। यहां आ जाइए, फटाक से चलते हैं। 100 क्वेश्चन हो गया ना, 100 क्वेश्चन हो गया ना, 1 मिनट, 100 क्वेश्चन हो गए तो 101 से चलना है ना, 101 से चलना है। ये रहा 101 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, आपको ये तीनों 3 भाग में इसको बनाया गया था हमारे द्वारा स्लाइड, ये तीनों मिल जाएंगे आपको जाकर के कैम्ब्रिज जीएस क्लास वाई श्याम सर के टेलीग्राम चैनल पर। चलिए, मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या होता? किसको पता नहीं? मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या होता? मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या होता? मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ मृतकों का टीला होता है। चलिए, वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था प्रतिपादित किए गए थे किसके द्वारा? वैदिक काल में जो वर्ण व्यवस्था थे, 4 वर्ण व्यवस्थाएं थे ना, वैश्य, क्षत्रिय, ब्राह्मण, शूद्र, वो जो वर्ण व्यवस्था थे वो किसके द्वारा प्रतिपादित किए गए थे? वर्ण व्यवस्था किसके द्वारा प्रतिपादित किए गए थे? तो मनु के द्वारा वर्ण व्यवस्था का प्रतिपादन किया गया था, मनु के द्वारा। चलिए, वज्रयान संप्रदाय थे। वज्रयान संप्रदाय का संबंध बौद्ध धर्म। वज्रयान संप्रदाय का संबंध बौद्ध धर्म। वज्रयान संप्रदाय का संबंध
बौद्ध धर्म, हेनसोंग हर्षवर्धन, ये तो हमें लग रहा है चौथी बार रिपीट है, हेनसोंग हर्षवर्धन, हेनसोंग हर्षवर्धन, हेनसोंग हर्षवर्धन। सिंधु सभ्यता के निम्नलिखित स्थलों में किस स्थलों की गोदी, गोदी अर्थात डाकयार्ड होने का प्रमाण मिलता, मतलब डाकयार्ड कहाँ थे, डाकयार्ड कहाँ थे, सिंधु घाटी सभ्यता में डाकयार्ड कहाँ थे, तो लोथल, कहाँ थे, लोथल में, कहाँ थे, लोथल, भोगवा नदी के किनारे। ठीक है, चलिए, मान्यता के अनुसार क्या पूछा जा रहा है, मान्यता के अनुसार महाभारत की लड़ाई कितने दिनों तक लड़ी गई, 18 दिनों तक, कितने दिनों तक, तो 18 दिनों तक महाभारत की लड़ाई लड़ी गई। योग दर्शन के संस्थापक कौन थे, योग्य कौन करता है, योग्य कौन करता है, योग्य कौन करता है, पतंजलि, योग दर्शन के संस्थापक पतंजलि, योग दर्शन के संस्थापक पतंजलि, योग दर्शन के संस्थापक पतंजलि। चलिए, उत्तरी बिहार का प्राचीन नाम क्या था, वज्जी, वत्स्य, सूरसेन, अवंती, अर्थात ये 16 महाजनपदों से प्रश्न पूछा जा रहा, तो उत्तरी, उत्तरी का पूछा जा रहा, उत्तरी, वज्जी जिसका वैशाली, वज्जी वैशाली, और आप सबको पता है कि उत्तरी बिहार में वैशाली आज मौजूद है ना, तो ये वज्जी थे जो उत्तरी बिहार में ही थे, वज्जी जो थे उत्तरी बिहार में थे। तृतीय बौद्ध परिषद कहाँ हुआ, पहला राजगीर, दूसरा वैशाली, तीसरा पाटलिपुत्र, चौथा कुंडलवन, तो पहला राजगीर, दूसरा वैशाली, तीसरा पाटलिपुत्र, चौथा कुंडलवन। पूछा जा रहा तृतीय बौद्ध संगीति, ऑप्शन ए, तृतीय बौद्ध संगीति, ऑप्शन ए, तृतीय बौद्ध संगीति, ऑप्शन ए। चौसा की लड़ाई, चौसा 39-40 में शेरशाह सूरी और किसके द्वारा लड़ा गया था, तो शेरशाह सूरी की जीत हुई थी, शेरशाह सूरी की जीत हुई थी, शेरशाह सूरी और किसके द्वारा लड़ा गया था, तो लोदी के द्वारा। चौसा का युद्ध, चौसा का युद्ध ना शेरशाह सूरी और किसके द्वारा लड़ा गया, चौसा का युद्ध, अच्छा, शेरशाह सूरी और हुमायूं के द्वारा लड़ा गया था, जिसमें शेरशाह सूरी की जीत हुई थी, शेरशाह सूरी की जीत हुई थी और हुमायूं की हार हुई थी, चौसा। चलिए, वार मिहिर, ये एक मिडिवल मध्यकालीन भारतीय इतिहास का प्रश्न घुस गया था। वार मिहिर थे, एक क्या थे, क्या थे, वराह मिहिर थे, वराह मिहिर क्या थे, वराह मिहिर क्या थे, एक खगोलविदा थे, एक खगोलविदा थे, वार मिहिर ये प्राचीन भारतीय में खगोलविदा थे, ब्रह्मांड के बारे में कुछ कुछ बताए थे। बिंदुसार के शासन के दौरान आसित कहाँ था, बिंदुसार के दौरान अशांति कहाँ थी, अर्थात बिंदुसार, देखिए बिंदुसार तो वहां तक्षशिला में था, वहीं तक्षशिला में तो अशोक को भेजा था विद्रोह को दबाने के लिए, विद्रोह को दबाने के लिए अशोक, कहानी आप सुने हैं कि तक्षशिला में ही अशोक को बिंदुसार भेजा था विद्रोह को दबाने के लिए, इसलिए अशांति कहाँ थी ये पूछा जा रहा था। गंधार कला मिश्रण थी, गंधार कला मिश्रण थी किसका, मूर्ति कला की भारतीय और यूनानी शैलियों की, तो गंधार कला मिश्रण किसका था, मूर्ति कलाओं की भारतीय और यूनानी शैलियों की, तो ऑप्शन पहला हमारा सही हो गया, ऑप्शन पहला हमारा सही हो गया। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे, गौतम बुद्ध, बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध। चलिए, आर्यभट्ट एक क्या थे, सबको पता, आर्यभट्ट एक क्या थे, खगोल शास्त्री, खगोल शास्त्री, आर्यभट्ट क्या थे, खगोल शास्त्री। गौतम बुद्ध, गौतम बुद्ध के संवाद की भाषा क्या थी, मतलब गौतम बुद्ध की संवाद की भाषा क्या थी, पाली भाषा, गौतम बुद्ध की संवाद की भाषा क्या थी, पाली भाषा, गौतम बुद्ध की संवाद की भाषा क्या थी। बंगाल विभाजन को रद्द किया गया 1911 ईस्वी में किया गया था, तो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के द्वारा, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के द्वारा किया गया, अर्थात यहाँ लॉर्ड हार्डिंग दिया है, तो चलिए इसी को ले लेते हैं, लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा बंगाल विभाजन को रद्द किया गया, जबकि लॉर्ड कर्जन के द्वारा 1905 में बंगाल विभाजन किए गए थे, 1911 में लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा रद्द किए गए थे। ये तो आधुनिक इतिहास के प्रश्न हो गए। चलिए, इसमें आइए, कौन कहाँ पर स्थित है, हमको पता है, कालीबंगा राजस्थान में, कालीबंगा राजस्थान में, लोथल, लोथल गुजरात में, एक अचार, एक अचार, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। उसके बाद डी, डी का एक, डी का एक, ये हो जाएंगे, ये हो जाएंगे, तो ऑप्शन हमारा दूसरा हो गया। वैसे सबको पता है, लोथल गुजरात में, कालीबंगा राजस्थान में, राखीगढ़ी हरियाणा में, रोपड़ पंजाब में, रोपड़ पंजाब में, सबको पता है, याद पहले से ही है आपको है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है, 326 बीसी में सिकंदर भारत पर आक्रमण किया, बहुत अच्छा किया था। आम भी तक्षशिला का राजा ने सिकंदर और उसकी सेना का स्वागत किया,
ये तो गलत बात है, हमको तो यही लग रहा गलत है। अच्छा चलिए, ऑप्शन और भी नीचे हैं। सिकंदर की मृत्यु 332 ईस्वी में हुआ था, और इसमें कौन से कथन सही है, जो पूछा जा रहा कौन सी कथन सही है, तो ये बात सही है, 1 और 2। 326 ईस्वी में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया, और आम्भी तक्षशिला के राजा थे जो उसको स्वागत किए थे। पर सिकंदर की मृत्यु कब हुई, जो आप हमें कमेंट कीजिए। सिकंदर की मृत्यु कब हुई, जो आप हमें क्या कीजिए, कमेंट कीजिए, और इसका आंसर सही हो जाएंगे तीसरा का। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगले प्रश्न पे क्या कहा जा रहा, सुम्मिलित करे। ब्रह्मचर्य, गृह अवस्थ, वानप्रस्थ, सन्यासी, मतलब कितनी आयु की अवस्था में क्या क्या होता है, कितनी आयु की अवस्था में क्या क्या होता है। जैसे ब्रह्मचर्य अगर होना है, ब्रह्मचर्य होना है तो ये सही है, जन्म से 25 वर्ष तक ब्रह्मचर्य हो सकते हैं। गृहस्थ 25 से 50 वर्ष तक गृहस्थ होते हैं, सही है। वानप्रस्थ 50 से 75, सन्यासी 75 से 100 तक होते हैं, तो सही तो है। सब सही मिलान है, सब सही मिलान है। और ये दरोगा का प्रश्न है, ये किसका, दरोगा का प्रश्न है। चलिए, हड़प्पा स्थल किस नदी के किनारे, हड़प्पा सिंधु नदी के किनारे, क्योंकि मोहनजोदड़ो, चनहुदड़ो, हड़प्पा, ये सब सभी सिंधु नदी के किनारे, सिंधु नदी के, अरे यार गलत बता रहे। हड़प्पा, हड़प लिया रावी नदी के किनारे, हड़प्पा रावी नदी के किनारे, हड़प लिया था रावी, हड़प लिया था रावी, हड़प लिया था रावी, इसलिए हड़प्पा रावी नदी के किनारे। भारत पर हमला करने वाला पहला आक्रमणकारी कौन था। सिकंदर से पहले भी किया, सेलुकस निकेटस से पहले से भी किया, डेरियस या जर्सीज, ये दोनों में डिसाइड करो, ऑप्शन 1 या 3, डेरियस या जर्सीज। तो देखिए, जर्सीज से पहले डेरियस के द्वारा आक्रमण किए गए हैं, तो भारत पर सबसे पहला आक्रमणकारी डेरियस, भारत पर पहला आक्रमणकारी डेरियस। सिंधु घाटी के लोग निम्नलिखित में से किस देवता की पूजा करते थे। शायद पशुपति, पशुपति शिव की पूजा करते थे, पशुपति शिव की पूजा करते थे। महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया सारनाथ में, महात्मा बुद्ध ने सारनाथ में सबसे ज्यादा उपदेश श्रावस्ती में दिया, श्रावस्ती में दिया। अशोक, अशोक किस राजवंश से संबंधित हैं, तो सबको पता है, मौर्य वंश, अर्थात चंद्रगुप्त मौर्य के पोता थे। चलिए, पुराणों की संख्या कितनी है, 18 पुराण, पुराण की संख्या कितनी है, 18 पुराण। मौर्य राजवंश के बाद, मौर्य राजवंश के बाद अगला कौन सा राजवंश आया, हम सबको ट्रिक बताए हैं, फिर से एक बार रिपीट, हसीन, मशुक, शाह, हरियक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश, सुंग वंश, कण्व वंश, सातवाहन वंश। सोचो, सुंग वंश आया मौर्य वंश के बाद, सुंग वंश आया मौर्य वंश के बाद, सुंग वंश आया। सिंधु घाटी सभ्यता किसके लिए प्रसिद्ध थे, शिकार के लिए, गेहूं की खेती के लिए, घोड़सवार के लिए, या स्टील के लिए। अब शिकार, घोड़सवार और स्टील नहीं, इसमें सबसे ज्यादा इस चारों ऑप्शन में हमें गेहूं की खेती लग रहा, इसलिए इसके लिए प्रसिद्ध थे, गेहूं की खेती के लिए प्रसिद्ध थे। चलिए, भगवान बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ। गौतम बुद्ध का जन्म नेपाल के लुम्बिनी में हुआ, नेपाल के लुम्बिनी में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ। जैन धर्म के संस्थापक कौन थे, ऋषभ देव थे। जैन धर्म के संस्थापक कौन थे। अब इनके अकॉर्डिंग क्या चला जाएगा, महावीर चले जाएंगे, इनके अकॉर्डिंग, इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्या चला जाएगा, महावीर चले जाएंगे, क्योंकि इसमें तो वो है नहीं, तो महावीर ले लो, महावीर ले लो। चलिए, सम्राट अशोक की राजधानी, तो ये तो पाटलिपुत्रा थे, क्योंकि मौर्य वंश के समय में सबसे राजधानी पाटलिपुत्रा थी, तो ये पाटलिपुत्रा हो गए। चलिए, कलिंग युद्ध से संबंधित, तो अशोक के द्वारा 261 ईसा पूर्व में कलिंग युद्ध लड़ा गया, और वहीं से वह युद्ध नीति को त्याग के धम्म नीति को ग्रहण कर लिए। चलिए, अगले प्रश्न, गौतम बुद्ध ने बोध गया में किस वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, तो उसको बोधि वृक्ष कहते हैं हम सब, इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग बोधि वृक्ष हो जाएगा, उसको बोधि वृक्ष कहा जाता है। चलिए, मौर्य साम्राज्य, क्या पूछा जा रहा है, मौर्य साम्राज्य में सर्वप्रथम किस शासक ने राजधानी पाटलिपुत्रा लाया था। अर्थात अशोक के समय में तो पाटलिपुत्रा था, अशोक के समय में पाटलिपुत्रा था, पर पाटलिपुत्रा राजधानी लाया कौन था, तो उनके दादाजी चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक के दादाजी चंद्रगुप्त मौर्य ही राजधानी पाटलिपुत्रा लाए थे। चलिए, आ जाइए, भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता, भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता, भारत का नेपोलियन समुद्र गुप्त को कहा जाता है। अगले प्रश्न, सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार, तो स्विमिंग पूल कहाँ था, स्विमिंग पूल कहाँ था, हम अभी बताएं, स्विमिंग पूल कहाँ था, स्नानागार तो मोहनजोदड़ो, स्विमिंग पूल
मोहनजोदड़ो। अजंता की चित्रकारी किसके लिए प्रसिद्ध है? तो अजंता महाराष्ट्र में ना, अजंता की चित्रकारी किसके लिए फेमस है? अजंता की चित्रकारी किसके लिए? सहानुभूतिशील बुद्ध के लिए, क्योंकि गौतम बुद्ध बुद्ध से ही संबंधित है। तो अजंता की चित्रकारी सहानुभूतिशील बुद्ध से संबंधित है। जैन धर्म के 23वां तीर्थकर, रिपीट प्रश्न, पार्श्वनाथ 23वां, ऋषभदेव पहला 24वां, 24वां महावीर स्वामी 24वां, महावीर स्वामी 24वां। चलिए अगले प्रश्न आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन से गुप्त युग के प्रमुख गणितज्ञ और खगोल शास्त्री थे? आर्यभट्ट, आर्यभट्ट, आर्यभट्ट। चलिए क्या पूछा जा रहा? कथा, कथा सरित, कथा सरित सागर के लेखक कौन है? कथा सरित सागर के लेखक कौन है? श्यामदेव। कथा सरित सागर के लेखक कौन है? श्यामदेव। कौन है? श्यामदेव। चलिए क्या पूछा जा रहा? महाराजा धीराज की उपाधि अपनाने वाला पहला गुप्त शासक कौन था? ये गुप्त वंश में सोचना है कि कौन थे। तो चंद्रगुप्त प्रथम। महाधीराज की उपाधि धारण करने वाला चंद्रगुप्त प्रथम। जैन धर्म के 23वें तीर्थकर, एकदम रिपीट प्रश्न, पार्श्वनाथ। जैन धर्म के 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ। कनिष्क, कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था। कहाँ पे हुआ था? कनिष्क के समय में बौद्ध शासन का आयोजन कहाँ हुए थे? तो कश्मीर में हुए थे, क्योंकि ये चौथे बौद्ध संगीति हुआ था कश्मीर में। कहाँ हुए थे? कश्मीर में। चलिए निम्नलिखित में से कौन से तीसरे तीर्थकर थे? अब इसमें तीसरे, निम्नलिखित में कौन से तीसरे तीर्थकर हैं जो पूछ रहा? तो संभवनाथ, संभवनाथ 3 नंबर में, ऋषभदेव 1 नंबर में। ठीक है, आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन से मानवीय जीवन के सभी दुखों के नाश के लिए अष्टांगिक मार्ग दिया था? तो गौतम बुद्ध के द्वारा दिया गया था। अष्टांगिक मार्ग गौतम बुद्ध के द्वारा दिया गया था। चलिए ये क्या है? कंक्रोट राजवंश का संबंध निम्नलिखित में से किधर थे? कंक्रोट राजवंश का संबंध किधर था? जम्मू कश्मीर। कंक्रोट राजवंश का संबंध जम्मू कश्मीर। चलिए लोथल किस नदी के किनारे? भोगवा नदी के किनारे। लोथल भोगवा नदी के किनारे। प्राचीन भारत में निष्क क्या था? प्राचीन भारत में निष्क क्या था? तो निष्क एक स्वर्ण मुद्रा थी। निष्क एक स्वर्ण मुद्रा थी। चलिए 4 बौद्ध संगीति का आयोजन नीचे दिए गए हैं। तो कूट सबसे पहला कहाँ? सबसे पहला कहाँ ये पूछेगा, और क्या पूछेगा? सबसे पहला बौद्ध संगीति कहाँ हुआ? राजगीर में। तो नंबर पहला राजगीर, दूसरा वैशाली, तीसरा पाटलिपुत्रा, चौथा कुंडलवन जम्मू कश्मीर में हुआ था। अर्थात दू पहले है, दू पहले है, दू के बाद एक, दू के बाद एक, एक के बाद 4। चलो ये हो गया 4 नंबर, 4 नंबर। ये चारों बौद्ध संगीति को हम बहुत अच्छे तरीके से आपको याद करवा चुके हैं। कौटिल्य के प्रधानमंत्री कौन थे? चंद्रगुप्त, सॉरी, कौटिल्य किसके प्रधानमंत्री थे? चंद्रगुप्त मौर्य के। कौटिल्य किसके प्रधानमंत्री थे? चंद्रगुप्त मौर्य के। गौतम बुद्ध के द्वारा धर्म चक्र परिवर्तन कहाँ दिया गया? सारनाथ में। कहाँ दिए गए? सारनाथ में। चलिए सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित स्थलों में कौन सा गुजरात में स्थित है? कालीबंगा राजस्थान, रोपड़ पंजाब, बनावली हरियाणा, लोथल गुजरात। तो बामन का 3 हो गया, बामन का 3 हो गया। जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे? ऋषभदेव। जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर ऋषभदेव। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ? कुंडलग्राम, कुंडलग्राम। और वैशाली जिला भी दिया, पर यहाँ कुंडलग्राम लेंगे। ऑप्शन पहला, ऑप्शन पहला। महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश धर्म चक्र परिवर्तन किस स्थान पे दिया? अभी रिपीट चलेगा, दनादन एकदम फास्टली चलेंगे। सारनाथ में। कहाँ? सारनाथ में। त्रिपिटक का संबंध बौद्ध धर्म से, त्रिपिटक का संबंध बौद्ध धर्म से, त्रिपिटक का संबंध बुद्ध के उपदेश संग्रह। तो 56 का 4, 56 का 4। चलिए गौतम बुद्ध ने किस स्थान पर निर्वाण हुआ? मृत्यु कहाँ हुए थे? मृत्यु कहाँ हुआ गौतम बुद्ध का? मृत्यु जन्म तो लुम्बिनी में, तो कुशीनगर में होंगे। तो नंबर पहला 57 का 1, 57 का 1। प्राचीन भारत में किस वंश का शासनकाल का स्वर्ण युग? तो गुप्त को शासन के स्वर्ण युग कहा जाता। 58 का 3, 58 का 3। प्राचीन सांख्य दर्शन में किसके महत्वपूर्ण योगदान थे? सांख्य दर्शन में महत्वपूर्ण किसके योगदान थे? कपिल। सांख्य दर्शन कपिल। 59 का ए, 59 का ए। भारतीयों के लिए सिल्क मार्ग कनिष्क
सिल्क मार्ग कनिष्क 60 का 1, 60 का 1। निम्नलिखित में से कौन से क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था? देखिए, अफगानिस्तान, बिहार, श्रीलंका। श्रीलंका शामिल नहीं था क्योंकि श्रीलंका एक अलग देश ही है, इसलिए 61 का 3 हो जाएगा। 61 का मेगास्थनीज के द्वारा इंडिका पुस्तक लिखी गई, और मेगास्थनीज किसका राजदूत था? सेल्यूकस निकेटस का। मेगास्थनीज किसके दरबार में आया? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। मेगास्थनीज किसके दरबार में आया? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में, इसलिए मेगास्थनीज के द्वारा लिखित पुस्तक इंडिका 62 का ए। ईसा पूर्व के 6ठी सदी में विश्व के प्रथम गणतांत्रिक व्यवस्था, रिपीट प्रश्न, वैशाली। वैशाली सबसे स्वतंत्र कौन थे? वैशाली थे। तो 63 का 3। चलिए, किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग किया गया? इंद्र देवता के लिए। 64 का पहला। 64 का पहला। निम्नलिखित में से मृतकों का टीला मोहनजोदड़ो को जाना जाता है? 65 का दू। 65 का दू। हड़प्पा सभ्यता का स्थल लोथल कि कहाँ स्थित है? प्रश्न पूछा जा चुका। लोथल गुजरात में। लोथल गुजरात में। भीमबेटिका की गुफा कहाँ स्थित है? भीमबेटिका की गुफा भोपाल में, पंचमढ़ी में, सिंगरौली में, रायसेन। देखिए, भीमबेटिका की गुफा मध्य प्रदेश में है। भीमबेटिका की गुफा मध्य प्रदेश के रायसेन जिला में है। रायसेन जिला में, इसलिए 67 का 4। 67 का 4। भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व महात्मा गांधी, ये तो वहां चले गए महात्मा गांधी। तो 68 का 3। 68 का 3। भुवनेश्वर और पुरी के मंदिर किस शैली में स्थित है? अब देखिए, ये सब उड़ीसा के मंदिर की बात कही जा रही है। कहाँ के मंदिर? उड़ीसा के मंदिर की बात की जा रही है, तो नागर शैली में बना होगा। भुवनेश्वर और पुरी में स्थित मंदिर, तो 69 का ए, नागर शैली में बना गया। अशोक के प्रस्तुत अभिलेख के प्रतीक क्या थे? राजनीतिक व्यवस्था, धर्म व्यवस्था, प्रशासनिक व्यवस्था या अर्थव्यवस्था? तो अशोक के द्वारा जितने भी शिलालेख का निर्माण किया गया उसमें प्रशासन को दर्शाया गया, अर्थात 170 का 3 होंगे प्रशासन की व्यवस्था। जूते हुए खेत कालीबंगा राजस्थान से मिला। जूती हुई खेत राजस्थान कालीबंगा से। जूती हुई खेत राजस्थान के कालीबंगा से। निम्नलिखित में से कौन से एक उपनिषद के उदय का अत्यधिक उपयुक्त कारण है? मतलब उपनिषद उपनिषद के उदय का अत्यधिक कारण कौन है? अत्यधिक कारण कौन है? तो सामंतवाद। कौन सी व्यवस्था? सामंतवाद के कारण ही उपनिषद के उदय का अत्यधिक उपयुक्त कारण है। चलिए, सिंधु घाटी की सभ्यता की अधिकतर मोहरें मिली है किसमें? सिलखड़ी दिया है क्या? सिलखड़ी दिया है, ऑप्शन 4। तो जो मोहर थे वो सिलखड़ी पत्थर के बने थे, तो 73 का 4। 73 का 4। गौतम बुद्ध ने धर्म चक्र परिवर्तन सारनाथ में, तो हमें लग रहा 5वां बार रिपीट प्रश्न है, तो सारनाथ में दिया है। सारनाथ में दिया। सूती वस्त्र का साक्ष्य हमें कहाँ से मिलता? मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, हड़प्पा या लोथल? मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, हड़प्पा या लोथल? तो ये मोहनजोदड़ो से सूती वस्त्र का साक्ष्य मोहनजोदड़ो। सही आंसर 75 का ए। 75 का ए। चलिए, मगध के आरंभिक राजधानी कहाँ थी? गिरिव्रज, राजगीर। 76 का 3। 76 का 3। निम्नलिखित में से कौन से विष्णु के अवतार नहीं है? मत्स्य, कूर्म, परशुराम, दधीची। कौन है? परशुराम तो है, विष्णु के अवतार परशुराम है, विष्णु के अवतार परशुराम है। कौन नहीं है? दधीची नहीं है। मत्स्य भी है, कुर्मी भी है, दधीची नहीं है। ठीक है, तो 77 का 4 हो जाएगा। 77 का 4। हड़प्पा के लोग किस धातु का उपयोग नहीं जानते थे? लोहा का प्रयोग नहीं जानता था, इसलिए 78 का 4। 78 का 4। तंजौर के राजेश्वर शिव मंदिर का निर्माण किसने कराया? राज्य राज प्रथम है। राज्य राज प्रथम है कहीं? हाँ जी, राज्य राज प्रथम ऑप्शन ए में ही है। तो तंजौर का वृद्धेश्वर मंदिर राज्य राज प्रथम के द्वारा किया गया। चंद्रगुप्त मौर्य चंद्रगिरी पर्वत सरवन वेलगोला किस जैन संत के साथ गया था? किसके साथ गया था? किसके साथ गया था? तो 2 भागों में जैन धर्म टूटा था। जो 2 भागों में जैन धर्म टूटा था, भद्रबाहु और स्थूलभद्र। तो भद्रबाहु के साथ में जैन धर्म चंद्रगुप्त मौर्य दक्षिण भारत गए थे, तो ऑप्शन 3। ये चीजें हम आपको बता चुके हैं, ये चीजें हम आपको बता चुके हैं। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुआ। 81 का 2। 81 का 2। मगध के किस प्रारंभिक शासक की गद्दी के लिए उसके पुत्र ने हत्या कर दिया था? किस कौन से? तो बिंबिसार का बिंबिसार को हत्या हुआ था। बिंबिसार की हत्या हुई थी, उसके पुत्र अजातशत्रु के द्वारा किया गया था। हर्यक वंश के यह संस्थापक थे बिंबिसार। तो 82 का 1 हो गया। 82 का 1। गौतम बुद्ध का नाम, बचपन का नाम सिद्धार्थ था, ऊपर हम पढ़ चुके हैं।
गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ। नव नालंदा बिहार, हम बोले ऊपर रिपीट है, पाली अनुसंधान संस्थान के लिए, नव नालंदा बिहार पाली अनुसंधान संस्थान के लिए। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? चाणक्य। 85 का ए, 85 का ए। थियोफिकल सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा किया गया? थियोफिकल सोसाइटी की नींव किसके द्वारा रखा गया? तो स्वामी विवेकानंद होंगे, स्वामी विवेकानंद होंगे, स्वामी विवेकानंद। थियोफिकल सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा किया गया? तो स्वामी विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद। चलिए यहाँ आ जाइए, 87 नंबर प्रश्न, 87 नंबर, 87 नंबर, इसमें क्या पूछा जा रहा था? चलिए 87 पे आइए। अशोक के शिलालेख में प्रयुक्त भाषा कौन सी थी? अशोक के शिलालेख में सबसे ज्यादा प्राकृत भाषा, अशोक के शिलालेख में सबसे ज्यादा प्राकृत भाषा। अश्वमेघ, अश्वघोष ने निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक की रचना किया था? अश्वघोष, 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 अश्वघोष के द्वारा सूत्रालंकार, सूत्रालंकार, अश्वघोष के द्वारा सूत्रालंकार पुस्तक की रचना किया गया था। सम्राट अशोक ने शाहबाजगढ़ी शिलालेख की भाषा कौन सी रखी थी? शाहबाजगढ़ी शिलालेख में भाषा कौन सी रखी थी? अरमाइकी भाषा का प्रयोग किया गया था। शाहबाजगढ़ी में अरमाइकी, शाहबाजगढ़ी में अरमाइकी, शाहबाजगढ़ी में अरमाइकी। शक संवत की शुरुआत कब हुआ? शक संवत की शुरुआत कब हुआ? शक संवत की शुरुआत 78 ईस्वी, शक संवत की शुरुआत 78 ईस्वी में हुआ। मौर्य काल में पथ विभाग के प्रमुख को क्या कहा जाता था? पनाध्याक्ष। किसमें, किसका? पथ का जो विभाग होता था, सीताध्यक्ष, एग्रोनोमी। तो पथ के जो होते थे उसको एग्रोनोमी कहा जाता था। पथ विभाग के प्रमुख को एग्रोनोमोई कहा जाता था, एग्रोनोमोई कहा जाता था। द्रविड़ वैष्णव संतों को क्या कहा जाता था? द्रविड़ वैष्णव संत थे उसको अलवार कहा जाता था। द्रविड़ वैष्णव संत को अलवार कहा जाता था, द्रविड़ वैष्णव संत को अलवार कहा जाता था। सैंधव सभ्यता काल में श्रृंगार पेटिका के अवशेष किस स्थल से मिले हैं? श्रृंगार का अवशेष किस स्थल से मिला? हड़प्पा से। श्रृंगार का अवशेष हड़प्पा से, श्रृंगार का अवशेष हड़प्पा से। गुप्त काल के कुल उपज का कितना भाग, गुप्त काल के कुल उपज का कितना भाग भू राजस्व लिया जाता था? 1/6 भाग, 1/6 भाग, 1/6 भाग। संगम युग का संबंध किस राज्य के इतिहास से है? संगम युग का संबंध तमिलनाडु, संगम युग तमिलनाडु। प्राचीन वेद कौन से हैं? ऋग्वेद। प्राचीन वेद कौन से हैं? ऋग्वेद। महापरिनिर्वाण अर्थात गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई? गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई? गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई? तो कुशीनगर। गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई? कुशीनगर। कौन सा जनपद 6ठी एवं 4ठी शताब्दी के इसमें मध्य में शक्तिशाली महाजनपद थे? मगध, मगध। 99 का 4, 99 का 4। जैन धर्म के 23वें तीर्थकर कौन थे? पार्श्वनाथ, पार्श्वनाथ। तो ये 200 प्रश्न हमारे कंप्लीट हुए और अब बचते हैं मात्र 93 क्वेश्चन, अब बचते हैं मात्र 93 क्वेश्चन। तो दंगल छोड़ना नहीं है, दंगल छोड़ना नहीं है। 93 प्रश्न है, रिपीट ही तो करना है। अगर आप पढ़ लिए हैं इसके पिछले 6 वो वीडियो तो यहाँ चीज़ों को सिर्फ रिपीट करना है, यहाँ चीज़ों को सिर्फ रिपीट करना, ना कि एक एक प्रश्न पे चर्च करना। क्योंकि अगर एक एक प्रश्न पे चर्च करने हम लग गए तो फिर तो नहीं होगा, रिवीजन नहीं होंगे। पर यहाँ आए हैं हम रिवीजन की दृष्टि से। यहाँ किस दृष्टि से आए? रिवीजन की दृष्टि से। ठीक है, तो दंगल में जुड़े हुए हैं ना, फील्ड छोड़कर भागे हैं ना, डबल सेंचुरी लगा चुके हैं और 93 प्रश्न और है। और उम्मीद रखते हैं कि आधे घंटे में सुफड़ा साफ कर देंगे 93 प्रश्न का ही। क्योंकि अगर आप हमारे साथ, बार बार हम बोल रहे हैं, अगर आप हमारे साथ 6 क्लास अगर पढ़े हैं तो रिवीजन करने में तकलीफ बहुत कम होगा। रिवीजन करने में तकलीफ क्या होंगे? एकदम बहुत कम होने वाला है। चलिए, जैन धर्म का 23वां तीर्थकर कौन था? पार्श्वनाथ। जैन धर्म का 23वां तीर्थकर कौन था? पार्श्वनाथ। प्राचीन भारत के जंगलवासी किस नाम से जाने जाते थे? निषाद या मंदोसर या मलेच्छा या पनेक्कर। तो जो थे वो जंगल में, क्या प्राचीन भारत के जंगलवासी किस नाम से जाने जाते थे? तो मलेच्छा। किस नाम से जाने जाते थे? मलेच्छा, मलेच्छा। हस्तिनापुर का उत्खनन कब हुआ? 1950 से 52। हस्तिनापुर का उत्खनन किसके मध्य में? 1950 से
52 के मध्य में हुआ था। निम्न में से कौन से वस्तु हड़प्पा सब स्थल से प्राप्त नहीं हुआ? देखो लोहा है कहीं क्या? सूती वस्त्र नहीं हुआ हड़प्पा से, बस सूती वस्त्र मोहनजोदड़ो से हुआ था, हड़प्पा से नहीं हुआ था, इसीलिए 3 हो गया, इसीलिए 3 हो गया। बौद्ध धर्म के उपदेश देने हेतु किस भाषा का प्रयोग किया गया था? तो बौद्ध धर्म के किस भाषा का प्रयोग किया गया? सबको पता, पाली। किस भाषा का प्रयोग? पाली भाषा। चलिए, किस मौर्य स्तंभ के शीर्ष पर एक विशाल हाथी का लगाया गया है? हाथी का लगाया गया है, तो कौन से हैं? शंकिसा स्तंभ में, हाथी का शंकिसा स्तंभ, हाथी का शंकिसा स्तंभ। चलिए, कौन सी पुस्तक बिंदुसार को एक अभिशक्ति क्षत्रिय वर्णित करता है? देखिए, इसमें 5वां ऑप्शन लिया गया, क्योंकि अर्थशास्त्र चाणक्य के द्वारा लिखा गया तो मौर्य वंश की जानकारी मिलेगा, इंडिका में भी मौर्य वंश की जानकारी मिलता, राजतरंगिणी पुस्तक कल्हण के द्वारा अशोक के बारे में लिखा गया, तो ये सही, इसीलिए इसका आंसर 1 से अधिक होंगे, 1 से अधिक होंगे और 5 इसका आंसर लिया गया। चलिए, इलाहाबाद के स्तंभ अभिलेख में 21वीं पंक्ति में आर्यवत के कितने शासकों का जिक्र किया गया? तो 9 शासकों का जिक्र किया गया है। इलाहाबाद के स्तंभ में 9 शासकों का क्या किया गया? चर्च किया गया है। किसने तर्क दिया कि गुप्त और गुप्तोत्तर काल में धन अर्थव्यवस्था के पतन की ओर दिखता है, पतन की ओर दिखता है? यह कथन आरएस शर्मा का था, यह कथन आरएस शर्मा का था, यह कथन आरएस शर्मा का था। भूमि अनुदान किन्हें दिए गए थे? जो शाही दरबार से जुड़े थे, ब्राह्मणों को। भूमि अनुदान किसको दिया गया था? ब्राह्मणों को दिया जाता था, इसलिए आंसर 2 हो गए, इसलिए आंसर 2 हो गए। चलिए, महात्मा बुद्ध द्वारा अपना प्रथम प्रवचन धर्मचक्र परिवर्तन सारनाथ में, हमको तो लग रहा है 10 बार रिपीट है, तो 10 बार रिपीट होगा। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति, ये भी रिपीट है, बोध गया में। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में। मगध के किस प्रारंभिक शासक के गद्दी के लिए उसके पुत्र की हत्या की गई? बिंबिसार। रिपीट प्रश्न, रिपीट प्रश्न था। अपने महापरिनिर्वाण से पहले बुद्ध ने अंतिम उपदेश कहाँ दिए थे? वैशाली। तो वैशाली में या कुशीनगर में? वैशाली में या कुशीनगर में? तो वो अपना सबसे अंतिम उपदेश वैशाली में दिए थे। तो 13 का ए, 13 का ए। गौतम बुद्ध का नाम था 3 बार, तीसरा प्रश्न तीसरी बार रिपीट है, तो गौतम बुद्ध को सिद्धार्थ नाम था, गौतम बुद्ध का सिद्धार्थ नाम था, ये भी तीसरी बार है। नव नालंदा बिहार, पाली अनुसंधान के लिए, और सब अलग अलग एग्जामों में पूछे गए, ऐसा नहीं कि एक ही एग्जामों का प्रश्न नहीं है। चंद्रगुप्त मौर्य के गुण, चाणक्य, ये भी रिपीट प्रश्न। अशोक के शिलालेख में प्रयुक्त भाषा कौन सी है? तो देखिए, अशोक के शिलालेख में सबसे ज्यादा इनमें कौन सी भाषा का प्रयोग किया गया? प्राकृत भाषा। कौन सी भाषा? प्राकृत भाषा। हड़प्पा कि किस स्थल में जलाशय का प्रमाण मिला? स्विमिंग पूल वाला प्रश्न है क्या? स्विमिंग पूल वाला नहीं, जलाशय, सबसे ज्यादा जलाशय का प्रमाण धौलावीरा में मिला। स्विमिंग पूल वाला मिलता स्नानागार तो मोहनजोदड़ो जाता, जलाशय का प्रमाण धौलावीरा, जलाशय का प्रमाण धौलावीरा। मौर्य के अंतर्गत भौतिक संस्कृति के प्रसार कौन सहायता करता है? प्रशासक, व्यापारी, बौद्ध भिक्षु, बौद्ध भिक्षु, या उपयुक्त में से सभी? उपयुक्त में से सभी। तो इसका सही आंसर उपयुक्त में से सभी चले जाएंगे, क्योंकि मौर्य के अंतर्गत भौतिक संस्कृति का प्रसार सब लोग करता, प्रशासक भी, व्यापारी भी, बौद्ध साधु भी, तो इसलिए उपयुक्त में से सभी चले गए। चलिए, आर्यों का मूल निवास कहाँ था? 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 एशिया, मध्य एशिया से आए थे ना, एशिया माइनर, मध्य एशिया से। 20 का 2, 20 का 2। चलिए, उत्तर वैदिक काल में इंद्र को किस नाम से जाना जाता था? इंद्र को प्रजापति के नाम से जानते थे। 21 का ए, 21 का ए। चोल काल में ब्राह्मण को दी जाने वाली भूमि को क्या कहते थे? तो ब्राह्मण को जो दिया जाता था उसको ब्रह्मदेयी कहते थे, उसको ब्रह्म देई कहते थे। गौतम बुद्ध ने धर्मचक्र परिवर्तन सारनाथ, गौतम बुद्ध ने धर्मचक्र सारनाथ। कौटिल्य किस स्थान पर राजनीतिक विज्ञान और अर्थशास्त्री के प्राध्यापक थे? तो कहाँ? तक्षशिला के थे। कहाँ थे? कौटिल्य किस स्थान पर राजनीतिक विज्ञान एवं अर्थशास्त्री के प्राध्यापक थे? तक्षशिला के थे। ऐतिहासिक दक्षिणापथ नामक क्षेत्र का विस्तार कहाँ से कहाँ तक था? दक्षिणापथ का विस्तार कहाँ से कहाँ तक थे? तो विंध्याचल पर्वत श्रेणी से कृष्णा नदी। दक्षिणापथ का विस्तार विंध्याचल पर्वत श्रेणी से कृष्णा नदी के मध्य तक था। चरक, चरक किस वंश से संबंधित है? मौर्य वंश। चरक, मौर्य वंश। सबसे बड़ा अशोक चक्र कहाँ स्थित है? सबसे बड़ा अशोक चक्र कहाँ? टोपरा कला में। सबसे बड़ा अशोक चक्र टोपरा कला, सबसे बड़ा अशोक चक्र टोपरा कला। शुंग वंश के बाद किस वंश का स्थापना होता है? हसिन मशुक सा, तो कण्व वंश, हसिन मशुक सा, कण्व वंश। शुंग वंश के बाद
कण्व वंश, शुंग वंश के बाद कण्व वंश। डाइमेकस किसके समकालीन थे? डाइमेकस किसके समकालीन थे? बिंदुसार के। डाइमेकस बिंदुसार के समकालीन थे। अपनी जाति में विवाह करना क्या कहलाता है? अंतःविवाह, अंतःविवाह, अंतःविवाह। चलिए, संगम साहित्य में मूवेंदार, मूवेंदार में कौन तीन राज्य का वर्णन है? तो चोल चेरु पांडु, चोल चेरु पांडु। मूवेंदार में चोल चेरु पांडु, चोल चेर पांडु। चलिए, गुप्त वाकाटक युग में तार्किक तर्क और बहस पर ध्यान केंद्रित करते हुए भारत के दर्शन के किस महत्वपूर्ण स्कूल का विकास किया गया था? देखिए, बहस की बात की जा रही है तो बहस वहस जज वकील न्याय में किया जाता है, इसलिए ये न्याय होंगे, इसलिए ये न्याय होंगे। 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान भारत का कौन सा शासक जो बौद्ध धर्म के संरक्षण और संस्कृति के गतिविधियों के समर्थन के लिए जाने जाते हैं? कौन से? लेकिन ये 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान भारत का कौन सा शासक? अब इसमें देखिए, इसमें हम सब अशोक नहीं लगा देंगे कि बौद्ध धर्म के संरक्षण एवं संस्कृत गतिविधियों को समर्थन के लिए जाने जाते हैं, क्योंकि इसका सही आंसर हर्ष दिया। कौन दिया? हर्ष दिया। तो 33 का 1 लगाएंगे, 33 का 1। किस हड़प्पा स्थल में हमें जोते हुए खेत? कालीबंगा, राजस्थान। जूते हुए खेत कालीबंगा, राजस्थान। एएसआई के पहले निर्देशक कौन थे? एएसआई के पहले निर्देशक अलेक्जेंडर कनिंघम, अलेक्जेंडर कनिंघम। मगध की राजधानी राजगीर के प्राकृतिक नाम क्या था? राजगीर, राजगीर। चलिए, उत्तर वैदिक काल के दौरान रचित किस प्राचीन भारतीय ग्रंथ में दार्शनिक भजन और ब्राह्मण विज्ञान और नैतिकता पर चर्चा किया गया है? अब देखिए, भजन उजन की बात कही जाए तो सामवेद, और इसमें सामवेद है ये नहीं, इसलिए इनमें से कोई नहीं। तो 37 का 5 हो जाएगा। चलिए, 38। चलिए, प्राचीन भारतीय धातुक्रम का आश्चर्य लौह स्तंभ स्थित है दिल्ली में। कहाँ स्थित है? दिल्ली में। तो 38 का 2, 38 का 2। चलिए, आगे बढ़ो। क्या कहा? हड़प्पा सभ्यता को किस ऐतिहासिक चरण में रखा गया है? प्राग ऐतिहासिक, अर्ध ऐतिहासिक या ऐतिहासिक? तो देखिए, हड़प्पा सभ्यता को जो रखा गया है वह अर्ध ऐतिहासिक काल में रखा गया, क्योंकि आधा चीज की जानकारी मिली है और आधा चीज नहीं, इसलिए अर्ध ऐतिहासिक काल में इसको रखा गया है। चलिए, सिंधु घाटी स्थल सूतका गेंडोर किस नदी के किनारे है? दासक नदी के किनारे सूतका गेंडोर, सूतका गेंडोर दासक नदी के किनारे स्थित है। कहाँ बैठ गया कीड़े मकोड़े, हटो जल्दी से। सिंधु घाटी स्थल हुलास भारत के किस राज्य में स्थित है? देखिए, हुलास भारत में कहाँ स्थित है? हुलास भारत में कहाँ स्थित है? तो ये चारों ऑप्शन में नहीं दिया, और आप हमें कमेंट करके बताइए, क्योंकि इसका आंसर उपयुक्त में से कोई नहीं होगा। तो हुलास कहाँ है, जो आप हमें अवश्य बताइए, क्योंकि उस वीडियो में आप बताए थे, हमें पता, हम कमेंट देखें, यहाँ भी बताना है। यूनानी साहित्य में चंद्रगुप्त मौर्य को किस नाम से जाना जाता है? तो किस नाम से जाना जाता था उसे? तो उपयुक्त में से एक अधिक, क्योंकि कोई उसको सेंडोक्रोटस, एंडोक्रोटस अधिक नामों से जाना गया चंद्रगुप्त मौर्य को, क्योंकि नानों के इतिहास में, इसलिए एक से अधिक नामों से उसे जाना जाता था। चलिए, तुमको क्या हुए है, नखड़ा काहे कर रहे हो? चलो, पूरा करने दो, अपने वादे को पूरा करने दो, क्योंकि अगर आज पूरा नहीं हुआ तो कभी पूरा नहीं होगा। किस यूनानी लेखक ने कहा है कि एरियाना प्रदेश चंद्रगुप्त मौर्य को विवाह में दिया गया था? स्ट्रैबो या जस्टिन या प्लूटार्क? किसके द्वारा यह कथन कहा गया था? तो यह स्ट्रैबो के द्वारा कहा गया। ये मच्छर बैठे हैं कहीं ना। स्ट्रैबो के द्वारा यह बात कही गई है कि एरियाना प्रदेश चंद्रगुप्त मौर्य को विवाह में दिया गया था। चलिए, अशोक को बुद्ध धर्म के दीक्षा देने वाले कौन थे? उपगुप्त। कौन थे? उपगुप्त के द्वारा दीक्षा दी गई थी। 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा, 2 इसके आंसर हो जाएंगे। कहाँ बैठे हुए हैं? सम्राट अशोक ने अपने शासन के किस वर्ष बोध गया का भ्रमण किया था? 10वीं वर्ष। कौन सी वर्ष? 10वीं वर्ष। 3 हो जाएंगे सही आंसर, 10वीं वर्ष। किस लघु शिलालेख में अशोक ने त्रिन बुद्ध धम्म संघ में अपना विश्वास प्रकट किया? भाब्रू अभिलेख में, भाब्रू अभिलेख में। पहला हो जाएंगे। चलिए, अगले प्रश्न पे चलते हैं। मौर्य प्रशासन के संग्रह के अधीन कितने गांव आते थे? 100 गांव आते थे, 100 गांव आते थे। चलिए, कौटिल्य
कौटिल्यकृत अर्थशास्त्र के कितने प्रकार में गुप्तचर का वर्णन किया गया? 2 प्रकार के, एक बाहर रहते थे और एक घर पे रहते थे। से 2 प्रकार के गुप्तचर की बात कही गई है। इसको ऐसा करते हैं, बंद करके ही चालू कर लेते हैं, 5 मिनट में निपटा ही लिया जाएगा, निपटा लिए जाएंगे। कहाँ हो? हट जाओ फटाक से। अभी सीरीज में कोई परेशानी मत करो, क्योंकि एक ही बार हमें रिपीट करना है, ठीक है। तो ये जो है छोटे छोटे वीडियो हम बार बार रिपीट कर रहे हैं कि हमारे द्वारा छोटे छोटे वीडियो जो ये हैं टोटल 7 पार्ट में बनाए गए हैं, और ये सातों का इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, ठीक है। आप सब लोगों को अगर और अच्छे तरीके, क्योंकि यहाँ तो फास्ट रिवीजन हम चल रहे हैं कि जो लोग अगर वहाँ सातों क्लास पढ़े होंगे उनके लिए ये क्लास काफ़ी अच्छा है कि आराम से 1.5 घंटे के अंदर में 293 प्रश्नों का क्या हो गया, रिपीट हो गया, ठीक है, रिवीजन हो गया, ठीक है। तो वहाँ आप जा करके वो क्लास क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है। अभी तो जस्ट 150 प्रश्न पहुंच चुके हैं। अब कितना समय लगेगा? 10 मिनट में निपटा देंगे, 10 मिनट में, क्योंकि अभी सभी प्रश्न क्या हो चुके हैं, रिपीट हो चुके हैं। सभी प्रश्न क्या हो चुके हैं, रिपीट हो चुके हैं। इससे पहले सभी प्रश्न से हमें दर्शन किया जा चुका है, तो यहाँ समय नहीं लगेगा। ये तो मच्छर मक्खी बैठ जाते हैं तो थोड़ा सा तकलीफ बढ़ा देता है, नहीं तो अभी तक तो निपटा लिए होते, 10 प्रश्न और आगे चल गए होते। कहाँ है 200 प्लस? ये रहा। चलिए अब आ जाइए। मौर्य काल में मुद्राओं के परीक्षण के लिए जिम्मेदारी किसको दिया जाता था? रूप दर्शक को। किसको दिया जाता था? रूप दर्शक को दिया जाता था। मौर्य शासन में हिंदी कि किस महीने से वित्तीय वर्ष की शुरुआत होती है? तो चैत्र माह से शुरुआत होती है, और चैत्र माह से क्या होती है, शुरुआत होती है। मौर्य काल में किसने नागार्जुन पहाड़ी पर कुछ गुहा विहार के निर्माण करवाए थे? दशरथ के द्वारा करवाए गए थे। चलिए, हर्ष और पुलकेशन द्वितीय के मध्य में संघर्ष का वर्णन करने वाला एहोल अभिलेख के लेखक कौन थे? रवि कृति या वत्स्य भट्ट या वासुली? तो रवि कृति थे। हर्ष और पुलकेशन द्वितीय के मध्य संघर्ष का वर्णन करने वाला एहोल शिलालेख के लेखक कौन थे? रवि कृति थे, रवि कृति थे। हर्षवर्धन का सेनापति कौन था जिसने उसे सिंहासन रोहन हेतु उसे उत्साहित किया था? तो सिंहनाद थे। कौन थे? सिंहनाद थे। कौन थे? सिंहनाद थे। चीनी लेखक के अनुसार किस वर्ष हर्ष ने मगधाधिराज की उपाधि धारण किया था? मगधाधिराज की उपाधि धारण किस वर्ष किए थे? तो 641 में। कब किए थे? चीनी लेखक के अनुसार मगधाधिराज की उपाधि हर्ष के द्वारा 641 में किया गया था। हेन सॉन्ग या हेन इत सॉन्ग के अनुसार हर्ष ने बिहार के किस स्थान पर एक पीतल का विहार बनवाया था? तो नालंदा में, नालंदा में। चलिए, कितने महीने तक हेन सॉन्ग नालंदा में ठहर करके अध्ययन किया था? कितने महीने रहे थे? कितने महीने रहे थे? फटाक से, इसमें उपयुक्त में से कोई नहीं दिया है, और हमें पता कि ये 7वां वीडियो में हम पढ़ाए थे, तो वहां पे कमेंट हमें मिला था, और देखते हैं यहाँ पे कमेंट हमें मिलता है या नहीं, यहाँ पे कमेंट इसका मिलता है या नहीं। तो गुप्त काल में नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? अब ये ऑप्शन 5 हो जाएंगे। कुमारगुप्त इसमें नहीं दिया गया, क्योंकि नालंदा विश्वविद्यालय कुमारगुप्त के द्वारा स्थापना किया गया। सर्वप्रथम किस चोल शासक ने सिंहल नरेश महेंद्र पंचम को उसकी धरती पर पराजित किया था? कौन क्या था? राज प्रथम या राज द्वितीय या राजेंद्र द्वितीय या कोई नहीं? तो राज प्रथम के द्वारा सिंहल नरेश महेंद्र पंचम को उसकी धरती पर हराया गया था। राज प्रथम, जिसका संबंध चोल शासक से था। किस चोल शासक ने गंगकोंड चोलपुरम नामक एक नई राजधानी की स्थापना किया था? तो ये स्थापना राजेंद्र प्रथम के द्वारा किया गया था, राजेंद्र प्रथम के द्वारा किए गए थे। चलिए, किस चोल शासक ने अपनी राजधानी में राजेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया? राज प्रथम। ऑप्शन 2 60 का 2। किस चोल शासक के समकालीन लेखक में चोल नारायण कहा गया? चोल नारायण कहा गया, चोल नारायण कहा गया। राज प्रथम को चोल नारायण कहा गया। बिंबिसार का प्रसिद्ध राजवैद्य जीवक
के निवासी स्थल कहाँ थे? तो देखिए बिंबिसार राजगीर से संबंधित है, तो राजगीर में थे, तो ऑप्शन 4 हो जाएगा, 62 का 4। कालीबंगा राजस्थान में है, कालीबंगा राजस्थान में। आर्यों का मूल निवास यूरोप, इसमें ले लो, आर्यों का मूल निवास यूरोप ले लो। उत्तर वैदिक काल में इंद्र को प्रजापति कहा जाता था, इंद्र को प्रजापति कहा जाता था। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुआ, बोध गया में हुआ। सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से जल संरक्षण का साक्ष्य मिलता? धौलावीरा, जल संरक्षण धौलावीरा। भगवान बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ? तो नेपाल में हुआ। जन्म कहाँ हुआ? नेपाल में। हड़प्पा सभ्यता की खोज दयाराम शाहनी के द्वारा किया गया 1921 ईस्वी में। भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। चलिए, जैन धर्म के अंतिम तीर्थकर कौन थे? जैन धर्म के अंतिम तीर्थकर महावीर स्वामी की मृत्यु पावापुरी में हुई, पावापुरी में हुई। भगवान बुद्ध ने अपना प्रथम धर्मचर्य उपदेश सारनाथ में दिया। चलिए, लोथल बंदरगाह किस नदी के किनारे? भोगवा नदी के किनारे है। चलिए, सिक्के पर वीणा वादन करते हुए किस शासक का चित्र है? तो समुद्रगुप्त का है, समुद्रगुप्त का है। गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई? कुशीनगर में गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई। प्रयाग प्रशस्ति किस भाषा में लिखी गई है? तो प्रयाग प्रशस्ति संस्कृत भाषा में लिखी गई है, संस्कृत भाषा में लिखी गई है। तृतीय बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया? अशोक के द्वारा किया गया। फाहियान किसके दरबार में आए थे? चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आए थे। किस शासक ने चतुर्थ बौद्ध संगीति कश्मीर में आयोजित किया था? कनिष्क के द्वारा किया गया था। हर्षवर्धन के शासनकाल में हेनसोंग आया है, हर्षवर्धन के शासनकाल में हेनसोंग आया है। भारतीय दर्शन के परमाणु सिद्धांत के प्रतिपादन कौन थे? वैशेषिक दर्शन थे। किस शिलालेख में अशोक ने बौद्ध धर्म के तीन रत्न में अपना विश्वास प्रकट किया? तो भाब्रू शिलालेख या गिरनार शिलालेख या धौली शिलालेख या सोपारा शिलालेख। तो गौतम बुद्ध किसके द्वारा प्रश्न फिर से पढ़ो। किस शिलालेख में अशोक ने बौद्ध धर्म के त्रिरत्न का अपना विश्वास प्रकट किया है? तो वह भाब्रू शिलालेख में। कौन से शिलालेख में? भाब्रू शिलालेख में। बुद्ध चरित्र की भाषा क्या थी? बुद्ध चरित्र की भाषा क्या थी? संस्कृत। बुद्ध चरित्र की भाषा क्या थी? संस्कृत भाषा थी। अशोक स्तंभ कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश। अशोक स्तंभ उत्तर प्रदेश। अंग की राजधानी चंपा, अंग की राजधानी चंपा। सिंधु घाटी सभ्यता में जोते हुए खेत कालीबंगा, जुते हुए खेत कालीबंगा। शुंग शासक की राजधानी कहाँ थी? विदिशा, शुंग शासक की राजधानी विदिशा। मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे है? सिंधु नदी, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया, गौतम बुद्ध की ज्ञान की प्राप्ति बोध गया। कौन वर्ण व्यवस्था नहीं है? तो क्षत्रिय वैश्य शूद्र ब्राह्मण होते हैं पर अत्यंज नहीं होते हैं, तो 90 का 4, 90 का 4। आर्यों का सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद। आर्यों का प्राचीन वेद ऋग्वेद। मौर्य वंश की राजधानी कहाँ थी? पाटलिपुत्रा। मौर्य वंश की राजधानी कहाँ थी? पाटलिपुत्रा। और ये रहा हमारा अंतिम प्रश्न कि बुद्ध की शिक्षा का संग्रह त्रिपिटक में, बुद्ध की शिक्षा का संग्रह त्रिपिटक में है। तो इस प्रकार से हम एक ही क्लास में 293 प्रश्नों का फास्ट रिवीजन किए हैं। जैसा कि अगर आप सभी लोग शुरू से लास्ट तक के वीडियो अगर देखें तो आपने देखे होंगे कि किस तरीके से फास्ट रिवीजन हम इसको किए, और लास्ट में कमेंट हमें कौन कौन करते हैं, ठीक है। और कमेंट इतना ही करना है, जय हिंद। जो विद्यार्थी हमारे जय हिंद का कमेंट किया उन्हीं का हम मानेंगे कि क्लास को लास्ट तक के क्लास देखें, ठीक है। उसके बाद अभी हम बीएसएससी की दृष्टि से ही हम क्लास को लेकर के हिस्ट्री को आगे बढ़ रहे थे, तो अभी मध्यकालीन इतिहास में हम एंट्री ले लेंगे, ठीक है। तो उसमें भी पार्ट बाई पार्ट करके वीडियो बनाया जाएगा। जब पूरी क्लास समाप्त हो जाएगी तो इसी तरीके से एक फास्ट रिवीजन का क्लास हम रखेंगे। तो क्लास में जुड़े रहने के लिए आप सभी लोगों को धन्यवाद। इसी प्रकार क्लास में क्या रहिए, जुड़े रहिए।